वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। आराम से इसको आप अच्छे से देख डालिए, इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 300 ये हैं, एक वीडियो 200 क्वेश्चन का और आएगा। बस ये 2 वीडियो देख डालिए, साइंस अच्छा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पे क्या असर पड़ता है। इंग्लिश में देखते हैं। When common salt is added into water, the boiling point and freezing point of water। देखिए, जब पानी है, ठीक है, उसमें अगर आपने नमक मिला दिया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब क्वथनांक बिंदु है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब मान लो अगर वो 100 डिग्री पे उबलेगा तो अब वो 120 डिग्री पे उबलेगा। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो दोस्तों कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हिमांक बिंदु घट जाएगा। तभी देखते हो ना, मनाली वगैरह में जब बहुत बर्फ़ जम जाती है, नमक डाल देते हैं रोडों पर, जिससे बर्फ़ क्या हो जाए, जल्दी पिघल जाए। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए, फाइलेरिया के संवाहक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी वेक्टर ऑफ फिलारिसिस। ठीक है, तो फाइलेरिसिस या फाइलेरिया, इंग्लिश में जिसको फिलारिसिस बोलते हैं और हिंदी में फाइलेरिया, इसके संवाहक दोस्तों कौन होते हैं। फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, या मादा क्यूलेक्स। याद रखिए इसको, मादा क्यूलेक्स। चलिए, प्राकृतिक रबर का बहुलक है या नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो दोस्तों नेचुरल रबर किससे बनता है, किसका पॉलीमर है नेचुरल रबर। तो ये दोस्तों आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है इनमें से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत आते हैं इस टाइप के। तो एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में होता है, बिल्कुल। एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, सही है ये। मौलिक एसिड ये सेब में होता है दोस्तों। मैलिक एसिड बिल्कुल सही है, मैलिक एसिड। एसिटिक एसिड कर्ड नहीं, कर्ड में दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, या लैक्टिक अम्ल जिसको बोलते हैं, क्योंकि दूध से बनता है। और फॉर्मिक अम्ल चींटी में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड रेड एंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, इसको अवॉइड मत करिएगा। पांचवा देख लेते हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं, ये मैंने एनवायरनमेंट में भी कराया था। लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, जैसे ही वायु में प्रदूषण होता है, लाइकेंस के जो पौधे होते हैं वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, चलिए, ठंडी जगहों पे होते ही हैं, तो वायु प्रदूषण के लिए अच्छे सूचक हैं। और जैसे प्रकृति का शत्रु यूकेलिप्टस को कहा जाता है ना, क्योंकि सारा ग्राउंड वाटर खींच लेता है। प्रकृति का मित्र पेड़ किस पेड़ को कहते हैं, तो अशोक को कहते हैं, क्योंकि सारी धूल कण को एब्जॉर्व करता है और साउंड को भी कम करता है। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं। छठा कह रहे हैं स्टैथिस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, स्टैथिस्कोप जो डॉक्टर नहीं लगा रहते, आला जिसको बोलते हो आप, ठीक है, वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो रिफ्लेक्शन पे करता है, या परावर्तन हिंदी में बोलेंगे इसको, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सातवां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ। हैजा, डिफेथेरिया, निमोनिया या मलेरिया। ठीक है, तो सिंपल है, मलेरिया जो है दोस्तों ये प्रोटोजोआ की वजह से हो जाता है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, चलिए, अब इसको मैचिंग करनी है आपको, इसमें मैचिंग करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैच कर लेते हैं। मैचिंग में कह रहा है आपका डॉट्स ट्रीटमेंट। ये किस लिए होता है दोस्तों डॉट्स ट्रीटमेंट। तो दोस्तों डॉट्स ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक का इलाज करने के लिए होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टीबी बोलते हैं जिसको, उसमें डॉट्स पद्धति का इस्तेमाल करते हैं ट्रीट करने के लिए उसको। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। जननी सुरक्षा योजना बढ़ावा देना, जननी सुरक्षा योजना, ये इतना है। ये किसके लिए है दोस्तों, तो ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, जननी सुरक्षा, ये नहीं आपने देखा होगा घर में ही डिलीवरी कराते थे मोस्टली लोग, तो है ना, और कई बच्चा की जान भी चली जाती है। तो गवर्नमेंट की ये योजना थी कि जितनी डिलीवरी है वो मतलब हॉस्पिटल में हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का टीकाकरण दोस्तों ये 5 वर्ष तक को के बच्चों के लिए था। ये भी सही है, मिशन इंद्रधनुष क्या था, 5 वर्षों तक के बच्चों का टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष। और आपका ICDS ये किस लिए था, ICDS ये प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों को पूरक पोषाहार देना। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ये करेक्ट मैच है। 9 देख लेते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैटिन किसके द्वारा निर्मित होते हैं। स्टैटिन्स विच आर यूज टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर प्रोड्यूस बाय। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं यीस्ट। ठीक है, स्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है, यीस्ट प्रोड्यूस करता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है, यीस्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। चलिए, मॉन्ग फल की अगर बात कर लें, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉन्ग फ्रूट। मॉन्ग फल का साइंटिफिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है सीरातिया ग्रोस वेनोरी। क्या बोला जाता है,
सिरातिया ग्रोस वेनोरी, ठीक है, मोंग फल, सिरातिया ग्रोस वेनोरी। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मोंग फल, सिरातेरिया ग्रोस वेनोरी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो स्टैटिन है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, यीस्ट से होते हैं। डॉट ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। मिशन इंद्रधनुष 5 वर्ष तक को बच्चों का टीकाकरण। और ICDS बच्चों को पूरक पोषण देना। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया होता है दोस्तों। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन पे करता है। लाइकेन सबसे अच्छे वायु प्रदूषक होते हैं, ठीक है, मतलब वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कौन सा सही नहीं है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में होता है, मौलिक एसिड सेब में होता है, फॉर्मिक एसिड चींटी में होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है भैया, आइसोप्रीन होता है। फाइलेरिया के संवाहक निम्न में से कौन है दोस्तों, तो मादा क्यूलेक्स। कौन है, मादा क्यूलेक्स। और पानी में नमक मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, रिवीजन जरूर करते जाइए। 11 देख लेते हैं। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित नहीं, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, मतलब ब्लड से रिलेटेड चीज़ बतानी क्या सही है क्या गलत है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू, बिल्कुल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल भैया। जो हमारे शरीर में ब्लड का संचार है वो इसी के थ्रू होता है भैया, ब्लड सिस्टम। यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुंचाता है, बिल्कुल। अब अगर ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं डिजॉल्व होगी तो कैसे सांस आएगी ना, तो ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व होती है और ये सारी बॉडी में पहुंचाता भी है इसको, ठीक है। तीसरा कह रहा है एरिथ्रोसाइट्स शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करती हैं, तो ये गलत है। ये एरिथ्रोसाइट्स नहीं करती दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स करती हैं। कौन करता है, ल्यूकोसाइट्स शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करती हैं, या वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है, तो ये सही है, यानी इसका 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए 12वें नंबर पे पहुंचते हैं हम लोग। लाइकेन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है दोस्तों। लाइकेन अभी देखा हमने, ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। ये इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए 13 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, ये बताना है, कौन विषाणु जनित रोग है, मम्स, प्लेग या हर्पीस। तो दोस्तों देखिए, मम्स और आपका हर्पीस, ये दोनों जो है विषाणु जनित रोग है, क्योंकि प्लेग जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, चूहे वाला रोग है जो। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है दोस्तों। विद्युत विभव, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होती है, बिल्कुल सही है। लेंस की डायोप्टर होती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और विशेष प्रतिरोध की ओम होती है, ये गलत है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो होती है ओम मीटर होती है, क्या होती है, ओम मीटर। ओम तो होती है सिर्फ रेजिस्टेंस की या सिर्फ प्रतिरोध की, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए भैया 15 देख लेते हैं। 15 क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। पहली बात ये आपको याद रखना है, मायोपिया में जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों, तो ये भी सही है। हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है दोस्तों। एक चीज़ और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ सकता है। निकट दृष्टि दोष में आपको लग रहा होगा पास की वस्तु नहीं दिखती, नहीं, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है ना, दूर की वस्तु नहीं जिसको दिखती ना, उसको कौन सा रोग होता है, आंख में नहीं दिखती, दूर की दृष्टि। मतलब ये मान लो आप पढ़ रहे हो, आपसे दूर कोई आ रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा, है ना, तो वो अगर आपके पास मायोपिया है, मतलब आपकी आंखों में, और इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है, अवतल लेंस का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी समझ ले भैया, मायोपिया में क्या होता है, जो फार ऑब्जेक्ट होता है ना वो नहीं दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया में भैया नाम है इसका दूर दृष्टि दोष, इसमें पास का नहीं दिखता है ना, पास का अगर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, पास का नहीं दिखता है, तो आंखों में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको सही करने के लिए जो चश्मा यूज़ करा जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा जाता है या उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या कि मायोपिया में जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। आगे बनता है इसलिए हमें भैया दूर का नहीं दिखता है, पीछे बनता है इसलिए हमें पास का नहीं दिखता है। कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, यहाँ कॉन्वेक्स लगाया जाता है, ठीक, इतना ज़रूर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल, बॉक्साइड लोहा, कोयला, मैस और आपका मैंगनीज, मैसीज नहीं,
मैंगनीज है ये। तो दोस्तों कोयला ये आपका धात्विक मिनरल थोड़ी होता है, ठीक है, ये कार्बनिक होता है। चलिए 17 देख लेते हैं। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स सुना है ना आपने, वो किससे मिलके बनता है? तो कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, ठीक है। कार्ब्स किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ठीक है। कार्ब नाम ही है कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लीवर पित्त रस का स्राव करता है। लीवर सेक्रेट बाइल जूस, बिल्कुल सही है, लीवर सेक्रेट करता है। और बाइल जूस ब्रेक्स फैट या पित्त रस वसा को तोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। मान लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर इज दी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसके सारे ही कथन सही हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है और फैट तोड़ने के काम आता है, और सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर ही होता है, ठीक है। चलिए 19, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट एंट्रियम सुना होगा आपने, लेफ्ट एंट्रियम। अब लेफ्ट है तो राइट एंट्रियम भी होगा, लेफ्ट एंट्रियम और राइट एंट्रियम, ठीक है, ये तो दो हो गए। दूसरे दो होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये 4 कक्ष होते हैं। हृदय के चैम्बर की दीवारें हैं मांसपेशियों से बनी होती हैं, बिल्कुल, ये किससे बनी होती हैं? मांसपेशियों से। द वॉल ऑफ चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए 20 देख लेते हैं। कह रहा है किस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस? तो दोस्तों देखिए, जो आपका पॉरीफेरा है, कौन है? पॉरीफेरा, इसको स्पंज कहा जाता है। पॉरीफेरा को क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है, ठीक है। चलिए 21 पे देखते हैं। अब 21 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छे हीटर के एलिमेंट की प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है। द गुड हीटर एलिमेंट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी। देखिए, जितनी रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी ना, वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है? कोई चीज़ में करंट जो होता है वो उसकी मात्रा बरकरार रहती है बराबर, और वो उसको हीटिंग प्रोवाइड करता रहता है। जितनी भी ये एलिमेंट हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना अच्छा हीट देंगे। एलिमेंट का उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होता दोस्तों। एलिमेंट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल दोस्तों, ये दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3, बिल्कुल सही है दोस्तों। लाल दवा पोटेशियम क्लोराइड, गलत है। लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। क्या होता है? लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है लाल दवा, ठीक है, इसको याद रखना। लाफिंग गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को बोलते हैं भैया लाफिंग गैस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड लाफिंग गैस। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। कुछ याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रखना है, बहुत बार पूछता है। चलिए 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किनके कारण अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों, ठीक है। अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन किसकी वजह से होती है? देखिए, रेन में होता है पानी H2O, और एसिड होता है आपका H2SO4, HNO3, HCl, ठीक है। HCl का मतलब ये है आपका H2SO4 कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा H2O में? देखिए H2O में अगर ये NOx घुलेगा, NOx मतलब NO2 या NO3, तो ये नाइट्रिक एसिड बना देगा, तो ये तो सही है बिल्कुल। SO2 घुलेगा अगर H2O में, SO2, तो ये H2SO4 बना देगा दोस्तों, ठीक है, ये H2SO4 बना देगा। और अगर ओजोन घोलेंगे H2O में प्लस O3, तो ये कुछ नहीं, ये कोई एसिड नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ क्या सही होगा? NOx और SO2, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये सब कहाँ से निकलते हैं? जहाँ पे भैया इंडस्ट्रीज लगती हैं, जैसे देखो मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज है ना, वहाँ ये सब निकलता है, पानी में मिलता है, तो एसिडिक रेन होती है, ताजमहल पीला पड़ा रहता है जिसकी वजह से, ठीक है। चलिए मॉर्फिन एक बहुत तगड़ा भैया क्या है ये बताना है। तो मॉर्फिन एक बहुत ही तगड़ा दोस्तों, अगर आपने सुना होगा, एल्केलॉइड्स है, एल्केलॉइड्स है मॉर्फिन, ड्रग्स भी आता है एक मॉर्फिन, है ना, तो ये उसी के तौर पे यूज़ किया जाता है। एल्केलॉइड है मॉर्फिन, क्या है? एल्केलॉइड, ठीक है। चलिए चार्ट वाला टन आता ही रहेगा। 25 नंबर देख लेते हैं। ट्राइटियम एक समस्थानिक है दोस्तों। ट्राइटियम इज एन आइसोटोप। ट्राइटियम किसका आइसोटोप है दोस्तों? तो ट्राइटियम दोस्तों हाइड्रोजन का है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, है ना, ड्यूटियम, ट्रीटियम, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। चलिए प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट दोस्तों? लाइट जो मतलब प्रकाश होता है, प्रदीप्ति, ये किस में नापी जाती है? तो इसको नापा जाता है दोस्तों लक्स में। ये शाहरुख खान वाला, वो कटरीना वाला लक्स नहीं है दोस्तों ये, ठीक है।
ये लक्स है जिसमें लाइट को, इल्यूमिनेशन को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? ये एनवायरनमेंट में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर बायो केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी मैंने इसको आपको बताया था, तो इसको बोलते हैं बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बताया था ना, अगर पानी है, पानी में जितना ज़्यादा गंदगी घुलती जाएगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें जा नहीं पाएंगी, और सूर्य की किरणें ही क्या देती हैं? ऑक्सीजन देती हैं पानी में। और जितना यहाँ गंदगी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होता जाएगा? काई जमती जाएगी, तो सूर्य की किरणें जाएंगी नहीं, ऑक्सीजन की डिमांड जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, और एक टाइम पे अंदर का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। कोविड-19 वैक्सीन कोफिन्स एक आधारित है। कोविड-19 वैक्सीन कोफिन्स इज अ डैश बेस्ड, मतलब किस पे बेस्ड है? प्रोटीन आधारित, आरएनए डीएनए आधारित, पौध आधारित या वायरल वेक्टर आधारित, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये पौध आधारित है दोस्तों, प्लांट बेस्ड है, ठीक है, प्लांट बेस्ड है। 29 में पूछ रहा है फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ फॉस्जीन? तो दोस्तों कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड को फॉस्जीन कहा जाता है, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए 30 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल और उनमें उपस्थित प्राकृतिक स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल सोर्सेज प्रेजेंट इन देम इज नॉट करेक्ट? तो मैलिक एसिड एप्पल में होता है या सेब में? तो बिल्कुल सही है, अभी ऊपर देखा था। फॉर्मिक एसिड चींटियों में होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। टार्ट्रिक एसिड, टैरमेंट मतलब आपकी इमली जो होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, जो बतासे वाले यूज़ भी करते हैं, बिल्कुल सही है ये। और दोस्तों ग्लूटामिक एसिड ये सब्जियों में नहीं होता है दोस्तों, ये नॉनवेज में होता है, ठीक है, जैसे एग्स हो गए, ठीक है, मीट मांस मछली ये सब में ग्लूटामिक एसिड होता है। तो ठीक है, अगर आप नर बच्ची हैं, आई मीन नॉन वेजिटेरियन है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, नर बच्ची बोला जाता है उनको, मतलब बोलते ही हैं यार, ठीक है। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उनको अच्छा सोर्स है वो, तो अपने अपने पे है दोस्तों, ये सब जिसको जो पसंद है खाइए, मस्त, क्या ही दिक्कत है। चलिए 31 देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो मोमेंटम अगर आपको पता हो दोस्तों, साइंस में अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे, पी इज इक्वल टू एम वी होता था दोस्तों, ठीक है। तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी को दोस्तों क्या बोलेंगे? मास बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्योंकि देखिए वी वेलोसिटी होती है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, इसको इधर ले आओ, पी अपॉन एम, मतलब पी अपॉन वी क्या हो जाएगा? एम, मास बोलेंगे उसको, ठीक है, तो द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है, बिल्कुल अभी ऊपर देखा था ना, लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। जो धूप में आप चश्मा लगाते हो ना, तो सनग्लास यूज इन पावर ऑफ सनग्लास इज 0 डायोप्टर, ठीक है, जो सनग्लासेज होती है उसकी 0 होती है, बिल्कुल सही है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब अगर इससे दूर कर देंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसे पास मतलब कर देंगे, कभी आप अगर जैसे देख रहे हो, ठीक है, अभी आप एकदम इसको आँख के पास ले आओ, तो आपको जहाँ से दिखना बंद हो जाएगा ना, तो उतनी है इसकी, ठीक है। चलिए न्यूनतम दूरी। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं, इसके लिए हम लोग अवतल लेंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अवतल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष मतलब क्या था दोस्तों? मायोपिया। क्या था? मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता है दोस्तों? हमें दूर का नहीं दिखता है, ठीक है, दूर का नहीं दिखता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, उत्तल नहीं अवतल लेंस यूज़ करते हैं। रिवाइज भी हो गया, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया नंबर कर रहे हो आप, एक नंबर का काम। 33 नंबर देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया भैया? सबकी मदद कर दी, सबकी चीज़ों को आसान कर दिया कैलकुलेटर से, तो ये करा भैया पैस्कल ने। ब्लेज पैस्कल का नाम सुना होगा, पैस्कल ने यूज़ करा था, मतलब कैलकुलेटर यूज़ पैस्कल ने किया था, ठीक है। ब्लेज पैस्कल एक कंप्यूटर में भी थे, ठीक है, पैस्कल ने करा ये वही है जिनका यूनिट है प्रेशर, पैस्कल। चलिए 34 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से हार्मोन और उनके कार्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, बिल्कुल सही है ये। इंसुलिन का क्या काम है दोस्तों? रक्त शर्करा का नियंत्रण या रेगुलेशन करता है ब्लड में ग्लूकोज का, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है दोस्तों। गैस्ट्रिन जो होता है हमारे पेट में, मतलब जो गैस में, अरे यार, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिन जूस निकलता है ना, HCl, उसके स्राव में काम आता है, उसको रेगुलेट करता है ये, ठीक है। जो हमारे पेट में एसिड बनता है, पता ही होगा आपको, HCl है हमारे पेट में। तभी कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्राइड खा लो आप, तो गैस मतलब जलन नहीं होने लगती पेट में, एसिड बढ़ जाता है, तब आप इनो पीते हो, है ना, तो वो बेस होता है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिलहाल अब इतना को गैस्ट्रिन जो होता है, गैस से गैस्ट्रिन हमारे पेट को मैनेज करता है।
मेलाटोनिन, ये रेगुलेशन ऑफ स्लीप, बिल्कुल मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। और मेलाटोनिन अगर जितना आप अंधेरा कर दोगे रात में उतना ही मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है, तो अच्छी नींद आती है। कभी देखा होगा ना, बहुत सारी लाइट जले हो तो सो नहीं पाता है आदमी, ठीक है, तो मेलाटोनिन नहीं निकल पाता है। 35 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भैया आयरन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में बिल्कुल सही है। विटामिन B12 में पारा होता है, ये गलत है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कौन सा मिनरल धातु होता है? कोबाल्ट होता है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है ये। चलो, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेकन प्लेस, हमारे पेट में कहाँ भैया जो आप खा पी रहे हो सब, मोमोज, फिंगर, ये सब कहाँ जाता है, कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो ये पता होगा दोस्तों आपको, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक रख सकता है? तो भैया कंगारू चूहा, कंगारू रैट। कौन सी? कंगारू रैट। ये चाहे जितने समय हो उसको बिना पानी के सालों रह ले गए, ठीक है, तो इसको भूलिएगा मत। 38 नंबर पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। थाइमाइन से चर्म रोग, गलत है ये। बेरी बेरी आपने सुना होगा, थाइमाइन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, सही है। नियासिन पेलेग्रा, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। क्लासीफेरॉल, रिकेट्स, बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हैं, पहला गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए 39 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड बनता है, अभी देखा था ऊपर हम लोग। कौन सा एसिड बनता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम लोग पहुंच गए 40 नंबर पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कपूर देखा होगा आपने, उसको आपने जलाया है ना, पानी यानी नहीं निकला, डायरेक्ट गैस बन गया, तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोला जाता है, बचपन में साइंस में पढ़ा होगा। 41, 41 कह रहा है एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, विलियन का पीएच मान क्या है? सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, व्हाट इज द पीएच वैल्यू? तो पहले आंसर बता रहा हूँ, 7 से कम। और एक चीज़ ध्यान से सुनो, देखो पीएच आपको अगर पता हो, यहाँ पे 7 रहता है, इसके नीचे यहाँ पे 0 से शुरू होता है और यहाँ पे 14 तक जाता है। तो 7 तो भैया वाटर का है, न्यूट्रल माना जाता है 7, ठीक है। 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? बेसिक होगा, बेस होगा, या हिंदी में इसको क्षारीय बोला जाता है। और 7 से जितना कम होगा उतना एसिडिक होगा, या इसको क्या बोला जाता है? अम्लीय बोला जाता है, ठीक। अब लिटमस पेपर का आपने नाम सुना है, लिटमस, तो एक चीज़ याद रखो, लिटमस पेपर ब्लू से, जैसे ब्लू सोल्यूशन है, ब्लू पेपर है, आपने लिक्विड में डाला, ब्लू से उसका कलर हो गया लाल, रेड। और लाल आपको पता है खतरे का निशान होता है, और एसिड खतरे वाले होते हैं, तो ब्लू से रेड कर देता है एसिड को। ऐसे याद रखो, एसिड खतरनाक होता है तो ब्लू से रेड कर देगा, ठीक। और रेड से ब्लू करेगा भैया बेस को, ठीक है, क्योंकि बी से बेस होता है और बी से ब्लू, ठीक है। अगर लाल है लिटमस पेपर तो वो नीला हो जाएगा, बेस में डालोगे, ठीक है, तो वो बेस बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है लिटमस, इसमें देख लो, एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी ब्लू से रेड हो रहा है, यानी एसिड बन रहा है। और एसिड का सोल्यूशन 7 से कम होता है, सिंपल बात है, एसिड का सोल्यूशन 7 से कम होता है। और अगर 7 से ज़्यादा होता तो रेड से ब्लू बन जाता, 7 से ज़्यादा होता है तो रेड से ब्लू बन जाता, ठीक, याद रखिएगा, ये सब बचपन में पढ़ा होगा, हाई स्कूल वगैरह में, साइंस में। चलो, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ निम्न में से कौन से हैं दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर बोथ एज डिटर्जेंट एंड अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन सा क्या यूज़ होता है ये बताना है। तो दोस्तों इसके लिए ड्यूट्रियम ऑक्साइड यूज़ होती है, ठीक है, क्या होती है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है, नहीं, सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये हीलियम का होता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही है, ये वाला ज़रूर याद रखो, यानी इसका सिर्फ ऑप्शन 2 गलत है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। चलिए, कह रहा है गन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, गन मेटल जो है वो इनमें से किन तत्वों का मिक्सचर है ये बताना है दोस्तों। तो गन मेटल देखो कॉपर, टिन और जिंक से बनता है, किससे बनता है गन मेटल? कॉपर, टिन और जिंक से, कॉपर, टिन और जिंक से बनता है आपका गन मेटल, ठीक है। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव का मात्रक है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, यूनिट क्या है सरफेस टेंशन की दोस्तों ये बतानी है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर, क्या है? न्यूटन मीटर
यूनिट है सरफेस टेंशन की। क्या है? सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। चलिए, द्रव के पृष्ठ पर अशुद्धियां होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है भैया? When impurity is added to a liquid, its surface tension। surface tension क्या होती है पहले वो समझिए। जैसे देखा होगा पानी गिरता है, ठीक है, पानी की यहाँ ड्रॉप बन जाती है। अगर पानी साफ होगा, इम्प्योरिटी उसमें ज़्यादा है, कूड़ा करकट ज़्यादा है, तो भैया कैसे बनेगा ये तो बताओ, कैसे बन जाएगा? तो वहाँ तो जैसे ही गिरेगा तो बूंद थोड़ी बनेगा, साफ पानी में बूंदों बनती हैं, तो घट ही जाएगा ना, तो घट जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। हॉट सूप टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप। किस वजह से भैया? सरफेस टेंशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन, पृष्ठ तनाव, वाष्पनन, संघनन या ऊर्ध्वपातन। बहुत आसान है दोस्तों, अगर हल्का सा ही पता हो। बिल्कुल, पृष्ठ तनाव। देखिए, गर्म सूप जब आप खाते हैं तो आपके पूरी जीभ में वो फैल जाता है, वैसे ठंडा जो होता है वो एक ही जगह रह जाता है ना, और पृष्ठ तनाव जो होता है वो बढ़ता है पूरी जीभ में उसके, तो इसलिए ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है आपको। किन कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है दोस्तों, ये बताना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस, ठीक है, नहीं, किन कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है? हाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ लेस होना चाहिए। किन के बीच में सबसे कम होता है दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ठोस, द्रव, प्लाज्मा या गैस? तो ऑब्वियसली गैस, क्योंकि इनके पार्टिकल देख रहे हो कि बहुत दूर दूर होते हैं ना। सॉलिड में पार्टिकल इतने पास पास होते हैं तभी, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है। गैसेज में सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों ये सब। बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, लॉली क्या होता नहीं, हाँ, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था, वही है। बचपन में पढ़ा था ये सब कभी एक टाइम पे। चलो, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं भैया? तो ये भी बचपन में मास्टर जी बाहू मारते होंगे साइंस में याद कराने के लिए। गैल्वनाइजेशन याद कर लो भैया, गैल्वनाइजेशन, ठीक है, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं इसको। शुष्क सेल क्या है भैया? ड्राई सेल क्या है? ये भी भैया ये सब 10th में क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है सब। प्राइमरी सेल बोला जाता है ड्राई सेल को, ठीक है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी आया था ये, आर ओ आर नहीं, यूपी बीसेस में आया था। तो कार की बैटरी में जो एसिड यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। चलिए, 52 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान उच्चतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का। कोल गैस मिश्रण किसका भैया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल गैस किसका मिश्रण है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, कोल गैस, नाम है कोल तो रहेगा ही, हाइड्रोजन और मीथेन, ठीक है, कोल, हाइड्रोजन, मीथेन, COH2 और CH4 इसका मिश्रण होती है। चलिए, 54 देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? नेचुरल गैस मेनली क्या कंसिस्ट करता है भैया नेचुरल गैस? तो देखिए, नेचुरल गैस में मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन पाई जाती है। रिसाव के दौरान एलपीजी में गंध लाने के लिए, रिसाव के दौरान एलपीजी में गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है दोस्तों? विच गैस इज एडेड टू द एलपीजी टू मेक इट स्मेल ड्यूरिंग द लीकेज? ठीक है, तो इसमें क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं हम लोग एथिल मरकैप्टन। क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन, ठीक है, एथिल मरकैप्टन। चलो, गोबर गैस, या गोबर गैस इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, कंटेन विच गैस? भैया गोबर गैस में क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोबर गैस में क्या होता है मेनली? तो उसमें होती है भैया मीथेन, इसलिए वो अच्छा फ्यूल है। गोबर गैस में क्या होती है? मीथेन होती है दोस्तों। चलिए, 57 नंबर देख लेते हैं भैया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके घर में यूज़ भी होती है एलपीजी। इसमें कौन सी गैस होती है भैया? तो ब्यूटेन गैस होती है। इसमें कौन सी गैस होती है एलपीजी में? ब्यूटेन गैस होती है, भूलिएगा नहीं। चलिए, वह अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। किस आयनिक सिद्धांत को दिया? नहीं, आयनिक सिद्धांत किसने दिया ये बताना। A substance that dissolve in water to furnish to give H+ ion is called an acid, ठीक है। मतलब ये मान लो जो भी जिसको पानी में डालोगे अगर वो H+ आयन देगा तो वो एसिड है, और बेस्ड होगा तो वो OH- आयन देता है। ये सिद्धांत हु गेव द आइकॉनिक थ्योरी, सॉरी आयनिक थ्योरी किसने दी है? आयनिक सिद्धांत, ये बताना है, ठीक है। तो ये दिए दोस्तों आपकी अर्हेनियस थ्योरी, अर्हेनियस ने दिया है आपका आयनिक सिद्धांत, ये आयनिक थ्योरी अर्हेनियस, ठीक है। चलिए, अम्ल का प्रयोग किया जाता है, एसिड इज यूज्ड फॉर, किस लिए भैया एसिड का यूज़ करते हो आप? पेट्रोलियम शोधन में, विस्फोटक बनाने में, संचायक बैटरियों में, या सभी में? तो ऑब्वियसली ये दोस्तों सभी में होता है, बैटरी में भी होता है, पेट्रोलियम को रिफाइन करने में भी होता है, एक्सप्लोजिव बनाने में भी होता है। निम्नलिखित में से किसे नोबल तेल भी कहा जाता है या नोबल ऑयल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, नोबल ऑयल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, याद रखिएगा। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या बोला जाता है? नोबल तेल। क्या बोला जाता है? नोबल तेल। चलिए, 61 देख लेते हैं। कह रहे एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का
इंजेक्शन लेने की सलाह दी। अब भैया इंसुलिन का क्या काम है, क्या काम है इंसुलिन का? उसका ब्लड प्रेशर हाई था पहली बात, उसकी दिल की धड़कन अधिक थी, उसके रक्त में शर्करा अधिक था या रक्त में थायरॉक्सिन का स्तर अधिक था। तो ऑब्वियसली दोस्तों हिज ब्लड शुगर वॉज हाई। जैसे ही ब्लड शुगर हाई होता है तो उसकी मात्रा को कंट्रोल कौन कर देता है? इंसुलिन कर देता है। सिंपल सा है। कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। तो इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। जो कोशिका में जेली जैसा सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को क्या कहा जाता है? द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं आप नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसको नेफ्रॉन बोला जाता है, मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को। ठीक है। चलिए 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड स्टोर्ड फ्रूट? ठीक है। तो ये भी दोस्तों कौन होता है? ये होता है आपका पैरेंकाइमा ऊतक। पैरेंकाइमा ऊतक ये पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं, पैराइमा ऊतक। ठीक है। इसको नाम याद रखना पड़ेगा आपको। 65 देख लेते हैं। पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोडॉक्सिन। किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है पायरोडॉक्सिन? तो विटामिन B6। ठीक है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। चलिए 66 नंबर देखते हैं। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? ठीक है। जो नाभिकीय विकिरण है या इंग्लिश में बात करें तो न्यूक्लियर रेडिएशन आर एविडेंट फर्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स? तो ये दोस्तों हमारे त्वचा पे पड़ता है। ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? त्वचा पे, याद रखिएगा इसको। चलिए 67 देखते हैं। नीला थोथा इनमें से किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नीला थोथा? नीला थोथा किसको कहते हैं भैया? तो कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। ये सब केमिस्ट्री में 10th में पढ़ा होगा। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी या लाइकेन? तो दोस्तों लिकेन होते हैं, लाइकेन, उससे प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। ठीक है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। 69 देख लेते हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है? ठीक है। तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है पक्षियों के अध्ययन को। चलिए 70 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन फोटोग्राफी एट एज एंटी क्लोर? तो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट को यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। चलिए 71 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड मैक्सिमम क्वांटिटी ह्यूमन बॉडी? तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नहीं पता है तो याद भी रखिएगा, काफ़ी महत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा होता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट इंडेंजरिंग फॉर ह्यूमन हेल्थ? तो दोस्तों हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन? तो SO2 दोस्तों अगर आपको पता हो तो ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट होता है। क्यों? पहली चीज़ ये एयर मिल के एसिड रेन भी कॉज करता है। ठीक है। और ये हमारे लंग्स में भी काफ़ी इंपैक्ट डालता है। चलिए 72 हो गया। 73 नंबर देखते हैं। ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है दोस्तों? इन ट्रैकोमा डिसीज विच पार्ट ऑफ द आई इज अफेक्टेड? तो दोस्तों ट्रैकोमा में हमारी आंख का जो कार्निया होता है उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। कार्निया। ठीक है। तो आपको कॉर्निया याद रखना है। चलिए 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि और उसकी SI इकाई सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट नॉट करेक्टली मैच? तो पावर की यूनिट वॉट होती है, बिल्कुल दोस्तों ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी यूनिट टेस्ला होती है, ये गलत है दोस्तों। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट टेस्ला नहीं होती है। अगर यहाँ पे टेस्ला मीटर स्क्वायर होता तो ये सही हो जाती। ठीक है। सिर्फ टेस्ला नहीं, या सिंपल टर्म में आप एक वर्ड बोलो ना, वेबर। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है? वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। बाकी प्रतिरोध की ओम, पोटेंशियल यानी विभवांतर की वोल्ट हो जाती है। ठीक है। याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है 75 में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश की गति की खोज करता कुलिज? नहीं, यही गलत हो जाएगा पहले ही। ओले रोमर ने करी थी दोस्तों। ओले 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 रोमर। ठीक है। बाकी प्रकाश का व्यक्तिकरण या इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, तो ये है आपके थॉमस यंग। न्यूक्लियर फिजन इसको करा था आपके ऑटोहन ऑफ स्ट्रॉट्समैन। ठीक है। बाकी लघु गुणक नेपियर, ब्रिग्स एंड जॉन। ठीक है। तो ये खोजकर्ता भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। 76 नंबर देख लेते हैं। 76 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है।
चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है ये। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। प्रिंसिपल जो है एटॉमिक बम का वो किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। फ्यूजन में छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा एटम बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, और फिजन में उल्टा हो जाता है, बड़े से छोटे छोटे पार्ट में अलग हो जाता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे काम करता है, एटॉमिक बम फिजन पे काम करता है। आपको उल्टा करके भी दे सकता है तो आपको लगेगा सही है ये, पर गलत होगा, ठीक है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादन टिन है। टिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ यूरेनियम। नहीं, टिन नहीं बनता है, एंड में रेडियम बनता है। क्या बनता है, रेडियम बनता है। अंतिम उत्पाद रेडियम इसका। तो ये दो स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 77 नंबर पे चलते हैं। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 55%। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है, 55%, ठीक है। सिंपल है, याद रखिएगा ये। 78, डूगोंग एक समुद्री जीव है जो विलुप्त होने की कगार पर है। कौन सा, डूगोंग, ठीक है। तो ये क्या है, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर या मत्स्य पालन, मतलब मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन या फिशरी, ठीक है। तो दोस्तों डूगोंग जो है ये आपका स्तनधारी मैमल होता है। क्या होता है, स्तनधारी मैमल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो इनमें से कौन प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, नहीं होता है आपका डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है। चलिए 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ। तो ये दोस्तों बहुत आसान है, बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ो, मतलब बायो में पढ़ा होगा। इंसेक्ट दोस्तों, जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा इंसेक्ट है, मतलब इंसेक्ट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कोई गिनती ही नहीं है इनकी, है ना। नए नए कीड़े कितने ही होंगे दुनिया में, तो इंसेक्ट यानी की, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं। 81 कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल कपड़े को इस्त्री करने वाला यंत्र का एलिमेंट किससे बना होता है, जो देखते हो ना, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। तो जिससे प्रेस होती है आपके घर में होगा ही। तो जितने भी ये हीटिंग रेजिस्टेंस होते हैं ये सब नाइक्रोम के बनते हैं, ठीक है। पानी गर्म करने की मशीन घरों में होती थी जो, अब तो गीज़र चलने लगे हैं ना, तो ये सब नाइक्रोम से बनते हैं, ठीक है। हीटर जो बचपन में देखा होगा स्प्रिंग लगा होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्षमता अच्छी होती है, तो नाइक्रोम से बनते हैं, ठीक है। चलिए 82, विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहते हैं, इनविजिबल रेज विथ विच ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। देखो अब जैसे अर्थ है ये, ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ से लाइट रे आती है, जब सन रे आती है तो अर्थ उसका 2/3 एब्जॉर्ब कर लेती है, 2/3 एब्जॉर्ब कर लेती है। बाद में ये उसको रेडिएट करती रहती है, बाद में इसको रेडिएट करती है, जो हमें दिखती नहीं है गर्मी, मतलब धरती से जो गर्म एक तरह से हवा के तौर पे निकलती है ऊपर, कन्वेक्शन करंट अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो याद होगा आपको। तो ये जो निकलती हैं ये इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, ठीक है। अवरक्त किरणें बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें। चलिए 83 कह रहा है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, ये किसको प्रभावित करती है, थैलेसेमेनिया मतलब थैलीसीमिया, ये दोस्तों प्रभावित करती है किस अंग को, तो ये प्रभावित करती है हमारे ब्लड को दोस्तों। थैलेसीमिया किसको, ब्लड को। ये एक हेरिडेटरी डिसीज है, ठीक है, फादर टू फादर, मतलब जेनेटिक्स में अगर आपके किसी की थी तो वो चलती रहती है थैलेसीमिया, ये ब्लड में होती है, ठीक है। चलिए 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडो। तो बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में दोस्तों किसका यूज़ करा जाता है, ये करा जाता है आपका पॉलीकार्बोनेट का। किसका करते हैं, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। चलिए दोस्तों 85 देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, गलत है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वही वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट सही है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, सीरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों, ये बताना है कौन सा एक इनमें से नोबल गैस नहीं, मतलब इनर्ट गैस या नोबल गैस नहीं है। तो दोस्तों नियॉन, फ्लोरीन, ऑर्गन, जेनॉन में आपको पता होगा। फ्लोरीन दोस्तों ये नहीं है, ये हैलोजन ग्रुप अगर पढ़ा होगा आपने साइंस में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप में आता है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में। चलिए 87 देख लेते हैं। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है दोस्तों। क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब ही होता है दोस्तों फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, तो फोर्स की न्यूटन हो गई, एरिया की मीटर स्क्वायर। चलिए 88 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी? हाइड्रोजन, तांबा, शुष्क वायु, समुद्री जल। ऑब्वियसली दोस्तों कॉपर सॉलिड है, इसमें हो जाएगी। ठीक है, 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। पॉजिट्रॉन की खोज एनरिको फर्मी, गलत है दोस्तों, ये कार्ल एंडरसन ने करी थी। कार्ल एंडरसन, ठीक है, किसने करी थी? कार्ल एंडरसन ने करी थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सिबॉर्ग, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल। ठीक है, तो ये वाला मुझे लगता है आपको पता होगा आराम से, ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 90 क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, फ्यूजन रिएक्शन पे, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, यानी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम। हाइड्रोजन बम चलता है फ्यूजन पे, एटॉमिक बम चलता है फिजन पे। ठीक है, अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन। चलिए 91 पे आ जाते हैं। 91 क्या कह रहा है? किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का आविष्कार किया है? विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? तो दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया था? बचपन में पढ़ा होगा, स्नेल ने। स्नेल लॉ की कैसे कि यार ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल पता था ना, और आपकी ये इंसिडेंट रे जो आती है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होती हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आई और आर बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए 92 नंबर पे आ जाते हैं। 92 क्या कह रहा है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट पेनक्रियास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस? तो ये दोस्तों पता होगा आपको, ये क्या है? सेक्रेटिन। क्या है? सेक्रेटिन जूस होता है हमारे जो डाइजेस्टिव में, ये हेल्प करता है हार्मोन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ईसीजी गुर्दे के लिए नहीं होता है दोस्तों, हार्ट के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, HEART, हार्ट, हमारे हार्ट के लिए होता है। बाकी मैमोग्राम चेस्ट के लिए होता है, ऑडियोग्राम, ऑडियो मतलब कान से जो हम सुनते हैं तो वो कान के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए 94 नंबर। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द अल्कोहल इन इंडस्ट्री, इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपने बचपन में पढ़ा होगा, यीस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? यीस्ट, है ना, फर्मेंट करी जाती है जो बियर हो चाहे दारू हो, इन सबको। चलिए डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? हु फर्स्ट प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दोस्तों? तो डीएनए के इस स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया था वेस्टन एंड क्रीक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। कौन कौन? वैटसन एंड क्रीक, वैटसन एंड क्रीक, वैटसन एंड क्रीक। ठीक है, आगे बढ़े, 96 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है दोस्तों। पालक में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। स्पिनच हैज़ दी हाईएस्ट आयरन अमाउंट। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है, बिल्कुल कैसीन के कारण होता है दूध में सफ़ेद रंग। दूध में विटामिन सी पाया जाता है, अरे नहीं, ये सब विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है दोस्तों, जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए मिलता है दूध में। चलिए बाकी विटामिन डी को हार्मोन का काम करता है, विटामिन डी एक्ट एज अ हार्मोन, ठीक है, जो सूर्य की किरणों वगैरह से हमें मिलता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग भी हो जाता है। चलिए 97 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? तो प्राथमिक प्रदूषक, ये मैंने इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया था कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में मिलता है, ठीक है। द्वितीयक होता है जो इन्वायरमेंट में मिल के प्रदूषण बनता है, जैसे इसका सबसे आसान एग्जाम्पल आप ये समझ लो, जैसे आपने कोयला जलाया तो CO2 निकला, ठीक है। और द्वितीयक प्रदूषण होता है दोस्तों ओजोन। ओजोन कब बनती है? अब जब ओजोन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब आपने CFC छोड़ा तो CFC से एक ऑक्सीजन स्प्लिट होकर दूसरे से मिलकर ओजोन बना लेती है, तो ये द्वितीयक प्रदूषण है। तो कहने का मतलब है प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो डायरेक्ट सोर्स से नेचर में मिल जाता है, और जो इस सोर्स से मतलब पहले से मिल के बनता है उसके तो द्वितीयक हो जाता है, ठीक है। तो जैसे SO2 आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं, बस 1 और 3 ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी प्राथमिक प्रदूषण। बाकी ओजोन, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सब द्वितीयक हो जाएंगे। अब सल्फर ट्राई कैसे बनेगा? SO2 से जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट की मिल जाएगी तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए 98 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओर ऑफ कॉपर? ठीक है, कौन कॉपर का ओर नहीं है इनमें से? तो दोस्तों कैल्वेराइट जो है ये गोल्ड की ओर है, ये गोल्ड की ओर है। बाकी आपका चाल्कोपाइराइट, ठीक है, मेलाकाइट, एजोराइट, ये सब कॉपर की ओर है, ठीक है। और पता है ना आपको जिससे ही कॉपर निकाला जाता है, और ये आप आसान भाषा में समझिए, पहाड़ों, जैसे पहाड़ है, माइंस है, उनसे पत्थर मिला, ठीक है, अब उस पत्थर में इम्प्योरिटीज़ हैं, धूल कण है, उन सबको अपना फर्मेंट करके उनकी माइनिंग करके क्या निकाल लेंगे? और से गोल्ड, या कॉपर की ओर है तो कॉपर निकाल लेंगे, ठीक है। अब सोना इतना बड़ा पत्थर, उसमें छोटे छोटा सोना होता है,
तब उसको निकाला जाता है पूरे प्रोसेस से। निम्नलिखित में से किन घटनाओं के लिए प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार है दोस्तों? तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल दोस्तों, तारे किस लिए टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा, द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ को टेढ़ा दिखाई देना, बिल्कुल, ये बचपन में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, दोनों ही सही है। अब कारण समझ लो, जैसे यहाँ पानी है, आप जहाँ ऊपर रह रहे हो मतलब वहाँ पानी थोड़ी हवा है, आप पानी में ऐसे डंडी डालोगे है ना, तो वो किधर हो जाएगी भैया, ये जैसे नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल से इधर दूर भागेगी, ठीक है, इस तरफ हो जाएगी। मतलब असली जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं बना दे रहा हूँ, एक सेकेंड, वो ऐसे हो जाएगी डंडी, ठीक है, इस तरफ हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है। अब तारे भी क्यों टिमटिमाते हैं, अब आपको पता है, ये जैसे अर्थ है, पहले सुन लो, बढ़ाना मत आगे। अर्थ में क्या बहुत सारी लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर है ना। अब सब में हवा की मात्रा अलग अलग है, तो मीडियम जब भी बदलेगा, मीडियम जब भी बदलेगा तो लाइट ऐसे ऐसे आ जाती है, तो हमें टिमटिमाती नजर आती है। तो कहने का मतलब ये है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो वो अपनी स्पीड में कुछ परिवर्तन कर देती है, ठीक है। बस आसान शब्दों में इसको यही कहते हैं। 100 देख लेते हैं, 100 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक फूल का मादा प्रजनन अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बायो में ये क्वेश्चन आता है। तो पिस्टल दोस्तों क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टल, बाकी ये सब स्टेमेन, एंथर, ये सब मेल पार्ट है, ठीक है, तो ये पिस्टल हो जाएगा। चलिए 101 देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों 37 केल्विन की जगह अगर यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस होता तो सही होता। पहली चीज, 3 याद रखने हैं आपको, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 बताओगे, फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो आप बताओगे 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में है। और अगर केल्विन में पूछ लेगा तो 310 केल्विन, कितना, 310 केल्विन, तीनों याद रखने हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। अब हमें जो बुखार नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं कि 101 डिग्री बुखार है या 102 डिग्री बुखार है, ठीक है। चलिए, कह रहा है पिक्रिक एसिड इज, क्या होता है भैया पिक्रिक एसिड? तो पिक्रिक एसिड ट्राइनोट्रोलविन या ट्राइनाइट्रोटॉलविन, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं दोस्तों। ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है आपका पिक्रिक एसिड, ठीक है। चलिए, लार डैश के पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों सलाइवा हेल्प करता है हमारी इन द डाइजेशन ऑफ, किस में पूछ रहा है? तो सलाइवा हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में, ठीक है, स्टार्च डाइजेशन में सलाइवा हेल्प करता है हमारी। चलिए 104, मॉर्फिन क्या है दोस्तों? तो मॉर्फिन अभी हम लोगों ने करा था, एल्केलॉइड्स है मॉर्फिन, ठीक है, ड्रग्स भी होते हैं, एल्केलॉइड्स होता है मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन क्या होता है? एल्केलॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस क्या होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बचपन में पढ़ा होगा आपने। जो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होती है उसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। चलिए 106 पे आ जाते हैं। ट्राइटियम जो है ये एक आइसोटोप है, किसका आइसोटोप है ट्राइटियम? तो ट्राइटियम दोस्तों हाइड्रोजियम का है। इससे पहले बताया ना, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम है ना, मतलब 1H1, 1H2, 1H3, तो ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है दोस्तों? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, ठीक है, ये बचपन में पढ़ा होगा। 107 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 107 कह रहा है सामान्यतः एक स्वस्थ मानव का हृदय प्रतिदिन, मतलब प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये तो आराम से बच्चे बच्चे को पता होगा, 72 बार, ठीक है। चलिए, और जो मजनू होते हैं निब्बा निब्बी, उनका तो दिन भर है धड़का करता है। चलिए, उनको तो खाना भी नहीं हजम होता भैया, बिना बात किए। चलिए 108 पे आते हैं। ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है। वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट। तो दोस्तों भ्रूण निर्माण, इनका क्या काम है? भ्रूण निर्माण या एम्ब्रायो फॉर्मेशन, ठीक है, ये इन दोनों का कॉमन काम है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन। चलिए 109 क्या कह रहा है? किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है? द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है पश्मीना ऊन? बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी होता है। तो ये होता है दोस्तों हमें चंगाथी गोट से, ठीक है, चांगथांगी बकरी से मिलता है, जो कश्मीर में पाई जाती है, चांगथांगी बकरी से, ठीक है। चांगथांगी बकरी से हमें पश्मीना ऊन मिलता है। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, भूल मत जा। चलिए 110 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ये तो बचपन में पढ़ा होगा है, जिसको ये ना पता हो भैया तो फिर तो तैयारी बेकार ही है ना। तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है भैया, क्योंकि CO2 सारे पेड़ ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ऑक्सीजन मस्त छोड़ते हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा इसका। चलिए 111 देखते हैं। कह रहा है ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार क्या है भैया? ज्वार भाटा टाइड और एब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल, ग्रेविटी ऑफ द मून। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल, सन्स की ग्रेविटी, दोनों ही दोस्तों होती है। तो ज्वार भाटा है, टाइड्स पता है ना आपको, जैसे सन है, ठीक है, अर्थ है और मून है। जब
ये डिस्टेंस होती है तब आते हैं, मतलब टाइड 24 घंटे में 2 बार तो आते ही हैं। एक जी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण दोनों ही कवर करेगा, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्रमा, ठीक है। बाकी दूरी का भी महत्व पड़ता है, दूरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कम है तो वो और ज़्यादा टाइड खतरनाक ला देता है, ठीक है। 112, लाइकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, तो ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं बिल्कुल। इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 113 देख लेते हैं। मायोलॉजी का क्या अर्थ है भैया, व्हाट इज मायोलॉजी? तो एम से मायो, एम से मतलब मोए मोए, और स्टडी ऑफ मसल्स बोलते हैं इसको, मांसपेशियों के अध्ययन को दोस्तों मायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोलॉजी, ठीक है। आनुवांशिक इकाई जीन पाए जाते हैं, जेनेटिक यूनिट जीन इज फाउंड इन, तो दोस्तों ये हमारे क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। आनुवांशिक इकाई जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। 115, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स? तो भैया पता होगा, बचपन में पढ़ा ही है सब 9-10 में। ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू वेरियस पार्ट, ठीक है। जाइलम का काम होता है विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है दोस्तों? इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन या एस्ट्रोजन दोस्तों? तो दोस्तों जिब्रेलिन जो होता है ये एक पादप हार्मोन या पौधे का हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए 117 कह रहा है भैया, ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी वजह से होता है भैया? विटामिन ए, सी, के या डी किसकी कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया? तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। चलिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या भैया? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन क्या होती है इसकी? तो ये होती है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ाया था, 25 सेंटीमीटर तक। जैसे आप मान लो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब अपनी आँख के पास इसको ले आइए, तो अगर जहाँ तक आपको दिखेगा बस वही है इसकी दूरी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है। अगर आँख से जैसे ही 25 से पास लाओगे दिखना धुंधला हो जाएगा। चलिए खैर 119 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अभी देख चुके हैं, SO2, ठीक है, SO2 है, NO2 है, ये सब। चलिए, ब्रोमेलाइड्स क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, ब्रोमेलियाइड क्या होता है? ये पक्षी है, प्लांट है, एस्टेरॉइड है या एक विषाणु है भैया? तो ये भैया है ब्रोमेलॉइड, एक प्लांट होता है या एक पौधा होता है ब्रोमेलॉइड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 121 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो कहो इसको इम्पॉर्टेंट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, बिल्कुल, एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ट्रेसर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, कूलेंट की तरह। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में एज अ कूलेंट, बिल्कुल, ये ठंडा रखता है उसके पूरे एनर्जी को। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। 122 देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन तथा पेशी गति को नियंत्रित करता है दोस्तों? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी बैलेंस एंड मसल मूवमेंट, ठीक है। तो ये कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है भैया सेरिबेलम, इंपॉर्टेंट है, तभी तो आदमी को नशा चढ़ता है, तो सेरिबेलम उसका कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है, ये सब नशा यहीं चढ़ जाता है तो बौड़ाया करता है, ठीक है। चलिए 123 देख लेते हैं। 123 क्या कह रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी है दोस्तों? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो इसका निर्माण दोस्तों करती है हमारी प्लाज्मा कोशिका, कौन सी? या प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल या प्लाज्मा कोशिका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है दोस्तों? ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ऊर्जा का जो कन्वेंशनल सोर्स है वो है नेचुरल गैस। कौन है? नेचुरल गैस, ठीक है, या प्राकृतिक गैस। चलिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा भैया? ये इंपॉर्टेंट है भैया, इस बार सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भैया, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? तो दोस्तों सबसे गर्म है वीनस, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ऐसे ग्रह हैं। सन के सबसे पास में है मरकरी, पर सबसे गर्म वीनस होता है, जो दूसरे नंबर पे वीनस, ठीक है। वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्रोनोलॉजी याद होगी आपको। तो वीनस याद रखो हॉटेस्ट प्लैनेट है, वीनस क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। 126, किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है भैया? मटर, लेमन, सोयाबीन, ग्राम। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भैया आपको अगर पता हो तो सोया चंक्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मात्र अगर आप 100 ग्राम ही खाएंगे तो आपको 35-36 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। पर यही दिक्कत है ना, 100 ग्राम खाएगा कौन? सोया चाप खिलवा दो, मलाई, क्रीम, मसाला पड़ा हुआ, वो खा जाएंगे। मोमो खिलवा दो भैया, ठीक है, सोया चंक राइस में डाल के आप खाओ, बहुत अच्छा लगेगा और प्रोटीन सोर्स अच्छा है आपका। चलो फिलहाल पिराना क्या है भैया? पिराना मूवी भी देखी होगी, पिराना बचपन में, वो एक मछली थी पिराना, अब शायद एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत खतरनाक मछली होती थी पिराना। हॉलीवुड की मूवी है एक पिराना,
बहुत बढ़िया मूवी है, देख सकते हो आप। 128, रक्त दाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? तो करता है दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए 129 पे देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो भैया लाइफ सेविंग हार्मोन यही एड्रीनल ग्रंथि को ही बोलते हैं, यहीं से सिक्रेट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से होता है भैया? तो ये होता है एड्रीनल से, याद रखिएगा। चलो, जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? इन विच टिश्यू इज फैट स्टोर्ड इन एनिमल? बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवरों में फैट कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भैया कहाँ गया, ये है एडिपोसाइट ऊतक। कौन सा? एडिपोसाइट टिश्यू में क्या होता है? फैट स्टोर होता है जानवरों के, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? तो एडिपोसाइट, ठीक है। चलिए 131 देखते हैं, मानव आंख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आंख में प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, बिल्कुल। लाइट जो एंटर करती है हमारी आंख में, कहाँ पे करती है? थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, बिल्कुल सही है। आयरिश आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल दोस्तों, तभी पुतली देख तो घटती बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलो 132 नंबर पे आते हैं फटाक से, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है दोस्तों? ये बताना है। पायरिया दोस्तों एंटी एमीबा जिंजीवेलिस इसके कारण हो जाता है, बिल्कुल सही है। स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों, ये ट्रिपेनोसोमा, क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस उसको बोलते हैं। और आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये दोस्तों कुष्ठ रोग होता है इसके कारण। किसके कारण? वो जो कोढ़ रोग नहीं हो जाता, कुष्ठ रोग, उसको बोलते हैं लेप्रेसी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री उसके, यानी 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 133 देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। चलिए 134 देखते हैं, इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, तो ये सही है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, फैलाव और पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होता है, तो ये भी सही है। इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 135 देख लेते हैं, गन्ने में किसके छिड़काव द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि की जाती है दोस्तों? बाय हुज स्प्रिंकलिंग इन केन द लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस, ठीक है। तो गन्ने में आप क्या डालें जिसकी उसकी लंबाई बढ़ जाए? तो उसको डालते हैं जिब्रेलिन। क्या डालते हैं? जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन। चलिए 136, प्रतिध्वनि की उत्पत्ति होती है, द इको ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो ये होती है दोस्तों ध्वनि के परावर्तन के कारण। कहाँ होती है? ध्वनि के परावर्तन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिक डिसीजेज दोस्तों? तो इनमें से जेनेटिक डिसीज नहीं है दोस्तों, ल्यूकेमिया जेनेटिक डिसीज नहीं है। थैलेसीमिया, आपका वर्णनधाता, हीमोफीलिया, ये याद रखिएगा जेनेटिक डिसीज है, ल्यूकेमिया नहीं होती है। 138 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कब घोषित किया था दोस्तों? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसको कब डॉर्फ प्लैनेट बना दिया था? 2006 में। कब बना दिया था? 2006 में डॉर्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह डिक्लेयर कर दिया था। चलिए, क्षुद्र ग्रह किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच प्लैनेट? तो ये तो दोस्तों याद ही होगा आपको, किसके बीच में पाए जाते हैं? तो आपको अगर पता हो, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। क्योंकि मरकरी, वीनस, फिर आपका आता है अर्थ, फिर आता है आपका मार्स, इसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर जुपिटर शुरू हो जाता है। यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट है पूरी, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति यानी मार्स एंड जुपिटर। चलिए 140 कह रहे हैं, सफ़ेद फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? वेयर इज व्हाइट फॉस्फोरस केप्ट इन? वेयर होना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो देखो, व्हाइट फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर उसको वायु हवा में रख दोगे, ऐसे ही आप हाथ में अगर पकड़ लोगे, तो ऑक्सीजन तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जलने लगता है, जैसे सोडियम, ठीक है, एकदम ऑक्सीजन के रिएक्शन में आके जल जाता है। तो पानी में उसको रखते हैं इसीलिए। चलिए 141 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल दोस्तों? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। तो दोस्तों सोडियम जो है एक एल्कली मेटल है। कौन सा एल्कली? ठीक है, NaOH देखा होगा आपने, OH माइनस आयन बनाता है, तो ये एक एल्कली या क्षार धातु हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम? तो ये दोस्तों बचपन में आपको मार मार के रटवाया गया होगा, 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 40 होता है। कितना होता है? 40। चलिए 143 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट
वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों बचपन में स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा अपने घर से, ठीक है, पापा ने बोला भैया जलेबी ले आओ, कहाँ से ले आओ, राम सिंह से ले आओ, तो आप फटाक से दौड़ गए और ये तो पूछा ही नहीं कि राम सिंह की दुकान दाएं जाना है या बाएं जाना है, ठीक है। तो बस इतना ही सुन के जब आप लड्डू की तरह भाग गए, है ना, और घर वाले कहेंगे अरे बेटा बड़ा मासूम है, मासूम नहीं गधा है, पूछो तो भैया दाएं जाना बाएं। तो जब आप बिना डायरेक्शन पूछे गए, ठीक है, जब आप बिना डायरेक्शन पूछे गए तो उसको बोलते हैं भैया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, ठीक है। और जब आपने डायरेक्शन भी पूछ लिया कि हमको यहाँ जाना है, यहाँ से दाएं मुड़ना है 2 किलोमीटर पे, आपको मिल जाएगा। तो आपको मैग्नीट्यूड भी मिला 2 किलोमीटर, और आपको क्या मिला, डायरेक्शन भी, तो वो बन गई वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें आयतन जो होता है दोस्तों, आयतन वॉल्यूम, ये सदिश नहीं है, ठीक है, ये अदिश राशि होती है, ठीक है, ये अदिश होती है, क्योंकि आयतन में दिशा थोड़ी होती है दोस्तों, है ना, दिशा है ही नहीं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैं उत्तर दिशा की ओर भैया 10 किलोमीटर से दौड़ रहा हूँ, तो स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। और बल भी भैया डायरेक्शन में ही तो लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट भी यानी विस्थापन भी एक दिशा में होता है, ये सब सदिश राशि है। चलिए, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक के औसत दूरी क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, वो अर्थ और सन के बीच की लेते हैं, किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच को, ठीक है, खगोलीय मात्रक। जूल किसकी इकाई है दोस्तों, ये आराम से बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, एनर्जी की इकाई या वर्क की इकाई, है ना, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, और एनर्जी की इकाई जूल, वर्क की भी इकाई जूल हो जाती है। चलो 146 देख लेते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों, बहुत आसान है, अभी ऊपर देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन कब हुआ था, व्हेन वाज सर इजाक न्यूटन बुक प्रिंसिपिया पब्लिश, तो दोस्तों ये पब्लिश हुई थी 1687 में। कब हुई थी, 1687 में। न्यूटन के किस नियम को भैया जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, तो बचपन में पढ़ा होगा भैया गति का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मान लो आप कार में बैठे हो, ठीक है, तो जब उसको ब्रेक मारेगा कार वाला तो आप एकदम से आगे गिरोगे, ठीक। दूसरी बात, जब अगर एकदम से बैठे हो आप, मतलब बैठे हो, कार एकदम से स्टार्ट हुई तो आप पीछे की तरफ जाओगे। क्यों होता था ये, क्योंकि दोस्तों एक मिनट मेरी बात सुनना, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे सो रहे हो, ठीक है, सो रहे हो आप, आपकी मदर आई आपको उठा रही है, 20 बार उठाया आपने नहीं उठा, पापा आए आवाज़ दी खाली उठ गए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहना चाहते हो, जब तक कोई एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स ना लगे तब तक आप नहीं आओगे मोशन में, तो यही होता है। और फोर्स भी अगर आपका ज़्यादा है, उठाने वाले का कम है, तो आप उस पर दबाव बना दोगे, आप उठोगे ही नहीं। जैसे मम्मियों पे, मम्मी उठा रही है, सो रहे हैं, मस्त उठते ही नहीं, पापा की एक आवाज़ तो उठ जाते हैं ना। तो यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आप स्थिर हैं तो स्थिर ही रहेंगे जब तक कोई आप पे फोर्स न लगाए, ठीक है। और फोर्स भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कि आप जितना लगा रहे हो उससे ज़्यादा हो। चलो 149 नंबर पे आते हैं। 149 कह रहे हैं एक न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन कितना, 10⁵ डाइन। चलो, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों, तो एक चीज़ समझो, ये देखो P=mv होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा मोमेंटम, अगर आपने पढ़ा मोमेंटम जो होता है P=mv। आप कह रहा है वेग को डबल कर दें, मतलब इसको 2 गुना कर दिया, 2, ये भी था, अब 2 हो गया तो 2mv हो गया, तो संवेग भी तो भैया डबल हो जाएगा, संवेग भी क्या हो गया, देखिए डबल हो गया। सिंपल सी चीज़, अगर फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, घर्षण गुणांक की कोई यूनिट नहीं होती है। चलो 152 पे आ जाते हैं। किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर आवर्तकाल का मान, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ सैटेलाइट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज, क्या हो जाएगी भैया इसके टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड घटेगा। अगर उसकी ऊंचाई आप घटाएंगे तो उसका टाइम पीरियड भी, मतलब आवर्तकाल भी घट जाएगा, ठीक है। चलिए, एक तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है भैया, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सिंक्रोनस सैटेलाइट। सिंक्रोनस सैटेलाइट मतलब जो साथ साथ चलती है, अगर सन के साथ लगाइए तो सन के साथ साथ घूमेगी, और मून के साथ मतलब चंद्रमा के साथ लगाइए तो उसके साथ घूमेगी। सिंक्रोनस मतलब साथ साथ घूमना, ठीक है। तो ये दोस्तों 24 घंटे, क्योंकि जैसे वो घूमेगा 24 घंटे तो सैटेलाइट भी 24 घंटे घूमती रहती है। चलिए 154 देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी भैया, तो एक चीज़ समझ लो पहले, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2mv² होता है, ठीक है। अब आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया दोस्तों, ऐसे निकालना तो सीखोगे तभी कर पाओगे। अब वेलोसिटी हो गई डबल, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, है ना, तो यानी 4v² हो गया। अब देखो 1/2mv², ये क्या था, ये पहली काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरी,
तो देखो अब इसकी जगह क्या रख दोगे आप, 1/2 mv² की जगह आपने क्या रखा, के E1 रख दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1। दो बच आपका क्या बचा, 4 बच गया ना, यानी 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुना। मैथ्स वाले समझ गए होंगे बहुत आसानी से, 4 गुना हो गई। ठीक, चलिए 155 देख लेते हैं। टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है भैया, तो भैया आंसुओं में नमक होता है। ठीक है, नमकीन बढ़िया रोइए, पेपर अगर नहीं निकलता है भगवान ना करे तो भर भर के रोइए, एक डिब्बा नमक बनाइए, फिर उसी नमक से खाना खाइए और फिर अगले साल पेपर की तैयारी करिए, पेपर निकालिए। ठीक है, चलिए 156। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन भैया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया ये, तो करी थी भैया बेंटिंग ने। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने। इंपॉर्टेंट है ये बेंटिंग। चलो 157 नंबर पे आते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था भैया, डायनामाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार भी मिलता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी डायनामाइट की खोज। ठीक है, चलिए 158 पे आते हैं। बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, हाउ डज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस अफेक्ट्स एक मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों कभी देखा होगा ना, बर्फ के ऊपर बर्फ सिल्लियाँ बहुत सारा दाब उस पर डाल देते हैं, जिससे क्या हो, बर्फ जल्दी पिघले ना। अब जल्दी नहीं पिघलेगी तो यानी उसकी जो गलनांक होगा उसमें क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा उसका, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। चलिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो ये तो पता होगा दोस्तों, विटामिन सी अधिक होता है संतरे में। ठीक है, विटामिन सी। एल्युमिनियम का अयस्क है, इनमें से कौन भैया एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बचपन से पढ़ रहे होगे, बॉक्साइड इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइड इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और ये भी याद रखो अगर पूछ ले, एंथ्रेसाइट की क्या होती है, एंथ्रेसाइट जो है ये कोल की ओर है, किसकी है, कोल की। गैलेना दोस्तों ये लेड की होती है, और बाकी सीने बार अगर आपको पता हो तो ये मरकरी की होती है। ठीक है, इसको भी याद रखो, अगर पूछ ले तो बता देना। चलो, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, इसमें से द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर या ब्रास। ठीक है, तो लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वर इसमें से सबसे अच्छा उष्मा का कंडक्टर होगा। ठीक है, चलिए 162 पे आ जाते हैं। 162 कह रहा है व्हाट इज मैलाथियोन। ठीक है, मैलाथियोन क्या है इनमें से, ये बताना है। ठीक है, तो मैलाथियोन होता है दोस्तों कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स। ठीक है, कीटनाशक या पेस्टिसाइड। चलो 163 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है लीनियस को, किसको, लीनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए 164 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, सिस्टेमा नेचुरी, क्या, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भैया, तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी गई है कार्ल लीनियस। ठीक है, कार्ल लीनियस ने लिखी है सिस्टेमा नेचुरी। चल 165 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है। ठीक है, जल के द्वारा नहीं होता है दोस्तों, ये बताना है। देखने ही से पता चल गया होगा, चिकन पॉक्स बचपन में सबके ही भैया हुआ होगा, चेचक है ना, सबके ही हुआ होगा, दाने दाने पड़ जाते थे, माता जिसको बोला जाता है, माता आ गई है ना, तो ये चेचक हो जाता है। ठीक है, चलिए 166 देख लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस। ठीक है, तो दोस्तों भार, घनत्व, आयतन या द्रव्यमान, किसमें भैया कोई कमी नहीं आती है, तो देखो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी वेट, वॉल्यूम, मास, ये तो ऑब्वियसली कम हो ही जाएगा। डेंसिटी में क्यों परिवर्तन होगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला पता हो आपको, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है दोस्तों। ठीक है, 167 नंबर पे आ जाते हैं। 167 क्या कह रहा है, कह रहा है वर्णधाता नमक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है, द डिसीज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर ऑफ, तो भैया इसको किसके द्वारा दूर करा जाता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बोथ ऑफ दी अबव, नहीं नहीं ये कोई नहीं है इनमें से तो दोस्तों, इसकी भैया कोई क्योर नहीं, इसके लिए वो जो शाहरुख खान बादशाह पिक्चर में चश्मा पहनता था ना, वो ही बनवाना पड़ेगा, इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक। चलिए 168 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन या ध्रुवण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या पोलराइजेशन। तो दोस्तों देखिए, पोलराइजेशन जो है ये प्रकाश में होता है, ये ध्वनि में नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि में ये नहीं होता है, बाकी लाइट में होता है। चलिए, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया भैया, विच साइंटिस्ट गिव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 10th में पढ़ा होगा NCERT में ये, तो ये दिया था भैया जोसेफ प्राउस ने, जोसेफ प्राउस ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम। ठीक है, चलिए 170 देखते हैं। 170 कह रहा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन की खोज की आपके कार्ल एंडरसन ने, अभी ऊपर मैंने इसको बताया था आपको, कार्ल एंडरसन, किसने की, कार्ल एंडरसन। ठीक है, चलिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है दोस्तों, तो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से, किससे, सेल्यूलोज से बनती है पादप कोशिका भित्ति। ठीक है, 172 देखते हैं। प्रेरक
का मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। हेनरी 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 इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए। हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? विच इज प्रोड्यूस बाय हैबर मेथड। तो हैबर मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है अमोनिया। क्या प्रोड्यूस किया जाता है? अमोनिया। ठीक है, चलिए। 174, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी भैया? क्या ये भी बताने की जरूरत है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो हाइड्रोजन की खोज करी थी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप देखते हैं ना पेट्रोल पंप्स में और घरों में भी, बड़े बड़े ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं जो लाल कलर के सिलेंडर, उसमें क्या यूज़ होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है इसमें। क्या यूज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखना। 176 देख लेते हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? ये भी बहुत ज़्यादा आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और ये आपको डेली यूज़ में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो सोडा वाटर में यही आपने देखा होगा, अगर कभी सोडे की बोतल, अगर विस्की इसकी पीते होंगे आप या शिकंजी वगैरह पीने का शौक है, तो कार्बोनेटेड वाटर लिखा होता है। ये कोल्ड ड्रिंक है, ये सब कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। ठीक है। 177, पैरासेराथीरियम जो हाल ही में खबरों में था, किस जानवर की विलुप्त प्रजाति है दोस्तों? ठीक है, तो पैरासेराथीरियम किस जानवर की विलुप्त प्रजाति है दोस्तों? तो ये है दोस्तों राइनोसोर्स या गेंडा की प्रजाति। ठीक है, चलिए। 178 देख लेते हैं। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ ओपियम? है ना, अफीम को क्या कहते हैं भैया, ये बताना है। तो इसको बोलते हैं पैपेवर सेमीफ्रोम। पैपेवर सेमीफ्रोम। ठीक है, तो याद रखिएगा, पैपेवर सोमीफ्रोम पूछ सकता है, पैपेवर सोमीफ्रोम। ठीक है, चलिए। 179, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब अब स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो चुका है दोस्तों। चेचक रोग, पहले एक टाइम था जब अंग्रेज यहाँ थे, बहुत ज़्यादा चेचक रोग होते थे, तो उसको फैलता बहुत था छूने से ही, तो 1980 तक ये ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। इसके डोसेज लग चुके हैं, तो अब नहीं होता अमूमन ये तो पहले बहुत वायरल डिसीज़ थी, ये बहुत होता था। 180 देख लेते हैं। तरंगों का सबसे तीव्र गमन होता है। साउंड वेव्स हैव द मोस्ट रैपिड प्रोपोगेशन। तो सबसे ज़्यादा किस में चलेगा साउंड वेव? ऑब्वियसली सॉलिड में चलेंगी। किस में चलेंगी? सॉलिड में चलेंगी। ठीक है, फिर लिक्विड, फिर अपना गैसेज हो गई। 181 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट? तो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को। किसको करते हैं? ग्रेफाइट को। ठीक है, चलिए। 182 देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रेरणता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म? तो फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी मानते हैं कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, समाजवाद। चलो 183 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस मैमल? ठीक है, जो अंडज है, कंगारू, मोनोट्रीम, वेल या चमगादड़। ठीक है, तो दोस्तों मोनोट्रीम्स जो होता है ये अंडाधारी है, ये अंडज ही है। बाकी कंगारू और ये अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 184 पे आ जाते हैं दोस्तों। रिवीजन अच्छे से कर लो, साइंस का बहुत रोल है आर ओ में, समझ रहे हो? मतलब 20 से 22 तक क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस के। और प्लस देखो एक फ़ायदा ये, आप ये तो कर ही रहो, पीसीएस का भी एग्जाम है ना आपका, वो भी कवर हो जाएगा अच्छे से। एक बार अभी देखो, एक दो बार अभी पीसीएस से पहले रिवीजन कर लेना। बाकी पीसीएस के लिए अलग से इनिशिएटिव चलेंगे, टेस्ट सीरीज पूरी चलेगी, हर एक चीज़ चलाऊंगा उसको मैं। चलो फिलहाल हम लोग 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 184 कह रहा है जापानी एन्सेफेलाइटिस। चलिए 184 में कह रहा है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। द कॉज ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है दोस्तों विषाणु या वायरस। ठीक है, वायरस या विषाणु। चलिए 185 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर? ठीक है, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों ये एक उर्वरक थोड़ी होता है सोडियम सल्फेट, है ना। बाकी ये सब खेती में यूज भी होते हैं एज अ फर्टिलाइजर। चलो, एयर प्रेशर सबसे कम कहाँ पे होता है? मतलब कब होता है? सर्दियों में, गर्मी में, या शरद ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ये बताना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देखिए सर्दियों में एयर प्रेशर, आप देखो ना, ठंडी जगह जितना आप जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, क्यों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि यार इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना ठंड की वजह से। ठीक है, ऐसे ग्रीष्म में सबसे कम होता है ना। अब देखोगे एयर प्रेशर नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए 187 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया, इसका जवाब तो दोस्तों आप ही को देना पड़ेगा। ये आप ही बताओगे निकट दृष्टि दोष होता क्या है, दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से सही करते हैं? निकट दृष्टि दोष को। ये अभी ऊपर के क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, रिकॉल करो फटाक से। चलो
सोलर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है? अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है। सोलर सेल दोस्तों क्या करता है बताइए? धूप से एनर्जी ली, अब उसको धूप की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देता है ना, जिससे आप हर चीज़ चला सको उसको। आसान क्वेश्चन है। चलिए 189, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है दोस्तों? कॉलरा, टाइफेथेरिया, निमोनिया या मलेरिया? तो दोस्तों प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। बाकी कॉलरा वॉलरा पता ही है आपको, कॉलरा पानी की वजह से हो जाता है, बैक्टीरिया ये सब है, ठीक है। चलो चलिए 190 में कह रहा है संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। भैया संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किस में हो सकता है? हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन समझो पहली चीज़ क्या होती है। जैसे यहाँ आग जल रही है, ठीक है, आग उठ रही है धीरे धीरे हवा में मिल रही है, तो इसको कन्वेक्शन बोलते हैं ना, बिना किसी माध्यम के जो चलती है। अब जैसे आपने हीटर लोहा गर्म करा, ठीक है, अब उस लोहे को मुझे छुआ दिया, तो ये कन्वेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन की वजह से, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो संवहन द्वारा बताओ भैया कैसे होती है? सॉलिड से लिक्विड में, कंक्रीट से ठोस एवं निर्यात में, गैस एवं द्रव में, या निर्यात एवं गैस में दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है आपकी गैस और द्रव में, ठीक है। गैस और लिक्विड में सब कन्वेक्शन करंट चलते हैं, आपने पानी में भी पढ़ा होगा कन्वेक्शन करंट चलता है, ठीक है। एयर में भी कन्वेक्शन उठते हैं, गर्मियों में गर्म गर्म हवा है। चलिए 191 कह रहा है स्टार्च एक है, क्या है भैया स्टार्च? स्टार्च है पॉलीसेक्राइड। क्या है स्टार्च? पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड, ठीक है। चलिए 192 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या अमोनिया? तो दोस्तों अमोनिया जो है ये गोबर गैस का घटक नहीं है, ठीक है, अमोनिया हो जाएगा। 193 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड? ठीक है, तो इनमें से कौन एक मेटलॉइड नहीं है? सोडियम दोस्तों, ये मेटलॉइड नहीं है, सोडियम मेटलॉइड नहीं है, ठीक है। चलिए डार्विन की द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पहली चीज तो याद रखना किसने दी? तो डार्विन ने दी। प्रकाशित कब हुई? 1859 में हुई थी, 1859, ठीक है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है, यह भी ऊपर मैंने बताया था, इसका जवाब आप ही देंगे। वायु के, जल के, मृदा के, ध्वनि किस प्रदूषण के सूचक है, यह भी बता चुका हूँ बहुत बार। वर्णशंकर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द कैरेक्टराइजेशन मीन्स, ठीक है। जाति की शुद्धता, सामाजिक वर्गों का अलगाव, सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्णशंकर का मतलब होता है जब ये सामाजिक वर्गों का क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्णशंकर। कारण समझिए, जैसे मान लीजिए आप तिवारी हैं मान लीजिए, ठीक है, और आपने किसी पंजाबी से शादी कर ली, ठीक है, तो सोशल मिक्सचर हो गया। अब आपके जो बच्चे होंगे वो वर्णशंकर होंगे, ठीक है, सामाजिक वर्गों के मिश्रण होंगे उसमें। चलिए थर्मोकपल के सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है थर्मोकपल। तो दोस्तों थर्मोकपल आधारित होता है सीबेक के प्रभाव पर, सीबेक इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है, इसको थर्मोकपल को सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। चलिए 198 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधे द्वारा तेजी से अवशोषित करते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय प्लांट? प्लांट कौन सा जो लाइट है वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो दोस्तों ये कर लेते हैं आपके नीले और लाल रंग को, ठीक है। प्लांट नीले और लाल रंग को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए 199 देखते हैं। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ठीक है, तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं भैया? इनफाइनाइट। कितने बनते हैं? इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। चलो हाइपो किसका भैया एक रासायनिक नाम है? हाइपो इंपॉर्टेंट है ये। हाइपो किसका रासायनिक नाम है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोलते हैं, केमिकल नेम। चलिए 201 कह रहा है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है भैया? हु इज कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? तो मॉडर्न मेडिसिन का जनक माना जाता है दोस्तों हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चलो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? विच सब्सटेंस इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूसेस? तो इसके लिए दोस्तों सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। चलिए शहद का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनीज? तो हनी का भी मेजर कंपोनेंट जो है दोस्तों वो फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ रैट पॉइजन? तो ये देखते हो ना जो गोलियां आती हैं रैट को मारने के लिए, उसमें क्या यूज करते हैं? तो जिंक फॉस्फाइड होता है, ठीक है। सब केमिकल का खेल है, चाहे दवा हो कोई भी, ठीक है, सब केमिकल का ही खेल है। जिंक फॉस्फाइड। चलो 205 पे आ जाते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक, ठीक है, नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर कौन होते हैं भैया? नॉन बायोटिक मतलब नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं अंडरग्राउंड वाटर के? तो ये होते हैं दोस्तों आपके आर्सेनिक, है ना, ये सब जो होते हैं नॉन बायोटिक होते हैं, ठीक है।
भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था दोस्तों, ये भी हम लोग अभी ऊपर कर चुके हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक जो कर गई थी। ठीक है, चलिए 207 पे आ जाते हैं। ब्यूफोर्ड स्केल, कौन सा? ब्यूफोर्ड स्केल से क्या मापा जाता है भैया? ब्यूफोर्ड स्केल से तो विंड की स्पीड मापी जाती है ब्यूफोर्ड स्केल से। क्या नापी जाती है? विंड की स्पीड नापी जाती है ब्यूफोर्ड स्केल में। इंपॉर्टेंट है। कपास का संबंध किस कुल से है दोस्तों? कपास का संबंध है दोस्तों मालवेशी से। किसका है? मालवेशी से है कपास का संबंध। ठीक है, लाल स्याही बनाई जाती है, रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लाल स्याही किससे बनाई जाती है दोस्तों? तो लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। ठीक है, किससे बनाते हैं लाल स्याही? ईओसिन से। ईओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। चलो 210 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सिलाई के निर्माण में किया जाता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस, है ना? तो जो मैचेस होती है, आप देखो ना, जो काला हिस्सा होता है उसमें क्या लगाते हैं? उसमें लाल फास्फोरस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेड फास्फोरस। चलिए 211 देख लेते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी, ठीक है, द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट। तो दोस्तों लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट अगर आपको पता हो तो स्कीड होता है। ठीक है, स्क्वीड जो है सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है? तो ये बहुत लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप ही करिए, ये अभी मैं बता चुका हूँ इसको आपको, बहुत ज़्यादा। 213 में कह रहा है धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों धावन सोडा का आपको फॉर्मूला पता होगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो पानी के कितने अणु हैं? 10 अणु होते हैं पानी के। ठीक है, धावन सोडे में। चलो 214 देख लेते हैं। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व क्या है दोस्तों? द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है हीलियम का। अभी ऊपर करा थे हमने, हीलियम का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। चलिए, मेसॉन नामक कण की खोज किसने की थी दोस्तों? मेसॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इसकी डिस्कवरी करी थी एच युकावा ने। किच लुकावा लैया, वही वाला गाना है ये, युकावा लैया। ठीक है, युकावा ने करा मेसॉन की। चलिए 216 देखते हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बंधुत्व वाला तत्व या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये केमिकल सीरीज में आपने पढ़ी होगी कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है दोस्तों। ठीक है, क्लोरीन की। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। तो जो धरती का चुंबकीय तत्व है ये किसके कारण? कोर के अंदर घूम रही धाराएं। ठीक है, करंट सर्कुलेशन इनसाइड द कोर। ठीक है, कोर के अंदर जो धाराएं घूम रही है उसकी वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, चलिए 218 देखते हैं। मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, मोबाइल फ़ोन चार्जर इस क्या है भैया? इन्वर्टर है, यूपीएस है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो क्या होता है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए 219 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, किस उद्देश्य के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करा जाता है? तो ये करा जाता है एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। ठीक है, ऑल्टरनेट करंट जिसको आप बोलते हैं, उसको बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करा जाता है। ठीक है, चलिए 220। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का क्रम क्या है? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ये होता है दोस्तों 10⁴ ओम। कितना होता है? 10⁴ ओम होता है। चलिए 221 देख लेते हैं। दो ठीक से जुड़े हुए आवेशित पिंडों के बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती यदि उनमें है क्या? इंग्लिश में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ दे आर हैविंग। क्या भैया सेम होनी चाहिए अगर इनकी? तो दोस्तों अगर इनको आप ऐसे कनेक्ट करते हो और इनमें अगर सेम विभव है, क्या है? सेम विभव या सेम पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। कारण आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो जाता है। ठीक है, हमेशा कहाँ जाता है? ज़्यादा से कम की तरफ। तभी तो भाई ट्रांसफार्मर से आपके घरों में बिजली आएगी। ठीक है, अब आपके घरों के में जो सॉकेट लगे होते हैं, जहाँ फ़ोन चार्ज करते हो वहाँ से आपके फ़ोन में आएगी। ठीक है, फ़ोन से फिर आप उसमें रील्स वील्स देखोगे, चली जाएगी। ठीक, तो ऐसे हमेशा करंट जो होती है चार्ज हो, पर अगर सेम पोटेंशियल है तो करंट फ्लो कैसे होगा? मान लो ये भी ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट का है, ये भी 220 वोल्ट का, जोड़ दो तो क्या ही घटे बढ़ेगा यार, जब बराबर ही है ना। तो हमेशा कम से ज़्यादा की ओर नहीं जाएगा, कभी ज़्यादा से कम की ओर जाता है। ठीक है, चलो 222 देखते हैं। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें डैश की प्रचुर मात्रा होती है। लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों इसमें बहुत तगड़ी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला एक उपकरण बताइए भाई, कौन है इनमें से? तो दोस्तों डायनमो और बिजली की मोटर। ठीक है, डायनमो इलेक्ट्रिक मोटर, ये दोनों ही किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला भैया यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। बहुत आसान है। डायनमो, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर या इलेक्ट्रिक मोटर।
तो दोस्तों इनमें से कौन सी मशीन है, आराम से आप बता सकते हो कि सर मोटर तो एक मशीन है, जैसे ही करंट लगाऊंगा मैं उसमें तो वो मशीन का काम करने लग जाएगी ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए 225 देख लेते हैं। एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकीला है, ठीक है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है दोस्तों। प्रतिरोध समझे, अभी बताता हूँ, पहले ये समझो। जैसे एक ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब होता है जो करंट को रोकता है, जो करंट को रोकता है। मान लो आपने देखा होगा अपने फ़ोन का चार्जर, अब ऐसे चार्जर को आप अपने फ़ोन के पीछे लगा देते हो। अब ये चार्जर का अगर आप यहाँ से काट दो वायर और डायरेक्ट तार लगा दो, जैसे बल्ब को जलाते हैं, तो आपका फ़ोन ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा करंट मिल जाएगा, उसको करंट चाहिए कम। तो इस करंट को कम करता है कौन, ये जो एडॉप्टर में चार्जर का एडॉप्टर होता है उसमें प्रतिरोध लगा होता है, मतलब रेजिस्टेंस लगा होता है, तो वो ज़्यादा करंट को कम में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है पूरा मसला। तो वही दोनों बल्ब लगे हैं जो एक तुलना में ज़्यादा चमक रहा है, यानी उसका मतलब है कि मंद बल्ब में प्रतिरोध ज़्यादा है, वो करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है। चलिए 226 देखते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित होता है दोस्तों। जो आप घर में इलेक्ट्रिक बिल पे करते हो वो किस पे बेस्ड होता है दोस्तों, तो वो बेस होता है, अगर आपको पता हो, वॉट पे, ठीक है। वो भी अगर और बेहतर बोले तो किलो वॉट में होता है। आपका मीटर किस में होता है, किलो वॉट में होता है। किलो वॉट टर्म ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो अभी तो इसमें वॉट हो जाएगा सही। 227 देखते हैं। 227 कह रहा है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि में अंतर के कारण एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे भैया उसको अलग किया जा सकता है, तो केवल गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, क्वालिटी ओनली, ठीक है, क्योंकि दोनों की साउंड क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होगा। चलिए 228 देखते हैं। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके अनुरूप होगा दोस्तों। अ नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू। तो डेसिबल में पहली चीज़ तो आपको पता हो साउंड को मेजर करते हैं, ठीक है। और दूसरा 100 डेसिबल किसके लिए हो जाएगा, तो ये मशीन की दुकान से जो शोर उठेगा ना बहुत ज़्यादा उठेगा, तो ये 100 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था ये। मनुष्यों की श्रव्य सीमा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडिबल रेंज इंसान की कितनी होती है दोस्तों, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, आराम से बता सकते हो, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ऑडिबल रेंज ये होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भूलना नहीं इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं 230 नंबर। अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव। दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स, बिल्कुल सही है दोस्तों। दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस, ठीक है, यूवी रेज करती हैं डिसीज के क्योर। दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, बिल्कुल ये भी सही है, यानी इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं है इसमें। चलो 231। ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि एक प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके दोस्तों। तो दोस्तों ये भी साइंस में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, 17 मीटर ये दीवार है, यहाँ आप अगर खड़े हो तो 17 मीटर पे अगर आप बोलोगे तो आपको आपकी इको सुनाई देगी दोस्तों, ठीक है। ये 232 देखते हैं। कह रहा है यदि वायु, जल और स्टील में ध्वनि की चाल क्रमशः कैसी होगी भैया। अरे तो बचपन में पढ़ते आ रहे हो, सबसे ज़्यादा स्टील में होती है, फिर उसके बाद किस में होती है, फिर उसके बाद दोस्तों पानी में होती है, फिर उसके बाद हवा में होती है ना। यानी सबसे ज़्यादा जो होगी ये डिक्रीज ऑर्डर ये है, मतलब कहने का वायु, स्पीड, वाटर और आपका सॉलिड, सॉलिड में ज़्यादा, फिर वाटर, फिर एयर, ठीक है। चलिए 233 देख लेते हैं। आंतों के रोगों के निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। विच रे आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिसीजेस। तो इसके लिए दोस्तों यूज़ करते हैं हम लोग एक्सरेज, देखा होगा ना, एक्सरे यूज़ करा जाता है, ठीक है। चलिए 234 देखते हैं। कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल में जो आयनोस्फेयर नामक एक परत रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। बिल्कुल दोस्तों, जो आयनोस्फेयर नहीं होता है वहाँ के थ्रू रेडियो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ये क्यों होता है, वो क्या कारण ये है कि पहला, ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगों का पृथ्वी पर परावर्तन होता है। भैया यहाँ पर पहली चीज़, ओजोन यहाँ होती ही नहीं है, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक, यानी ये तो गलत है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य तो बहुत लंबी होती नहीं, ये भी गलत है, वो तो छोटी होती है, ये भी गलत है, यानी ना ही एक सही है ना दो, दोनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल गलत है। चलो 235 देखते हैं। निम्न में से किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इनमें से किसको मीडियम चाहिए ही नहीं, अपने आप चलता रहेगा। तो दोस्तों रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, रेडिएशन को माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए 236 देख लेते हैं। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता तो ये हैं दोस्तों जॉन रिटर। कौन है, जॉन रिटर। हु वॉज द डिस्कवर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस, तो आप बताओगे जॉन रिटर, ठीक है। चलिए 237 पे आते हैं। अब काफ़ी क्वेश्चन हो गया। अब निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं,
ठीक है, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ये याद रखना है आपको। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 238 देख लेते हैं। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या कहते हैं उनको? तो उनको भैया आइसोटोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप कहते हैं। देखा, आइसोटोप का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे 1H2, 1H1, 1H3 ऐसे लिख दिया। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ये एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर का अगर फॉर्मूला याद हो आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आइसोटोप में होता है ये चीज़। चलिए 239 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है? देखिए दूध का खट्टा होना ये केमिकल रिएक्शन है। दूध का खट्टा होना ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या? इरिवर्सिबल होता है। चलो 240 देख लेते हैं। लड्डू क्वेश्चन है 240 दोस्तों। कह रहा है पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है भैया? पॉस्चराइजेशन पहले तो ये बताओ। पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है। बिल्कुल, देखते हो ना, घर में दूध उबाला जाता है, फिर उसको पानी में रख दिया, मतलब फ्रिज में रख दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा पॉस्चराइजेशन, जिससे दूध खराब ना हो। चलिए 241 देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया किसमें जाता है भैया? क्रोमेटोग्राफी तो दोस्तों पता होगा। क्रोमेटोग्राफी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी कि मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। मिश्रण से सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, इसके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। मिक्सचर है किसी चीज़ का, उससे अगर आपको अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप अलग कर सकते हैं। चलिए 242 देखते हैं। मोनोजाइट किसका एक अयस्क है दोस्तों? मोनोजाइट दोस्तों थोरियम का ओर हो। किसका ओर है? थोरियम का, ठीक है, मोनोजाइट। चलिए 243। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम होता है दोस्तों? किस पदार्थ में कैल्शियम होता है? ठीक है, तो दोस्तों जिप्सम में। फॉर्मूला अगर आपको पता हो CaSO4.2H2O, ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। चलिए 244 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस है? ये बताना दोस्तों, ठीक है। वायुमंडल में स्थायी गैस है तो नाइट्रोजन दोस्तों, ये क्या है? स्थायी गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एक स्थायी परमानेंट गैस और सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाई जाती है, ये आपको पता हो। चलिए, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी पाई जाती है दोस्तों? ये बताना है आपको। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर फाउंड इन जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों कितनी चांदी पाई जाती है? 0%, ठीक है, 0% चांदी है। अब उसका नाम है जर्मन सिल्वर, तो ये थोड़ी वो चांदी है। अब अगर आपसे पूछ ले भैया जर्मन सिल्वर में यूज़ क्या होता है, तब क्या बताओगे? तो बता दोगे कोई बात नहीं, 60% सर कॉपर यूज़ होता है, ठीक है, 20% सर निकल यूज़ होता है, और सर 20% इसमें जिंक यूज़ होता है या जस्ता यूज़ होता है, ठीक है। तो आराम से बता दोगे आप। कॉपर, निकल और जिंक से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। किससे? ऐसे भी पूछ सकता है। तो कॉपर, निकल, जिंक से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। चलिए 246 देखते हैं। हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? ठीक है, हीलियम इज प्रिफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून, क्योंकि भैया वो हीलियम जो होती है वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए दोस्तों, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन क्या एक्सप्लोजिव बना देगा तो फट जाएगा, को बाटा ही पूरा, है ना, तो एक्सप्लोजन नहीं बनाता इसलिए। चलो 247 देखते हैं। ब्रोमीन एक क्या है भैया? रंगीन गैस, भूरा ठोस, अत्यधिक ज्वलनशील गैस या रेड लिक्विड? तो ब्रोमीन दोस्तों एक रेड लिक्विड होता है। ब्रोमीन क्या होता है? एक रेड लिक्विड होता है। चलिए, वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है? देखा ना, वेल्डिंग में चश्मा लगा के वेल्डिंग करते हैं जो, उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? तो उसमें होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों के में सिलेंडर ब्यूटेन, और जो ये वेल्डिंग करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये ज़रूर याद रखिएगा। कार की बैटरीज में कौन सी, अभी बताया तो ऊपर ना, कौन सा एसिड यूज़ होता है? तो H2SO4। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो पूछता है अक्सर, ठीक है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें ये सबको पता होनी चाहिए। चलो 249। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह डैश पैदा करता है भैया, डैश डैश क्या पैदा कर देता है भैया? एसिटिलीन पैदा करता है, ठीक है। क्या पैदा करता है कैल्शियम कार्बाइड? एसिटिलीन बना देता है, जिससे वो सब पौधे, मतलब जो फल होते हैं, पक जाते हैं, जैसे पपीता, केला, इन सब में लगाया जाता है। चलो भैया 250। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। तो दोस्तों ओजोन का क्रमिक ह्रास त्वचा कैंसर करेगा, बिल्कुल। अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो ये स्किन कैंसर भी हो सकता है। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में या समताप मंडल में होती है। फ्लोराइड प्रदूषण से दोस्तों दांत खराब होते हैं, ठीक है। मेथिल आइसोसाइनेट गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी में निकली थी दोस्तों, और अम्ल वर्षा SO2 की वजह से होती है, ठीक है। ये लबड़ सबड़ सब में लेते हैं।
चलिए दोस्तों 251 देख लेते हैं। 251 कह रहा है पूरा वनस्पति विज्ञान के तहत किसके बारे में अध्ययन होता है, ठीक है। मतलब अंडर पैलियो बॉटनी वन स्टडीज अबाउट, पैलियो बॉटनी में किसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों पैलियो बॉटनी में इनमें से तो पहली चीज़ समझ लो कोई नहीं है, जो पेड़ होते हैं ना पुराने, मतलब फॉसिल्स के। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 251 कह रहा पूरा वनस्पति विज्ञान के तहत किसके बारे में अध्ययन होता है दोस्तों। अंडर पैलियो बॉटनी वन स्टडीज अबाउट। तो देखो पैलियो बॉटनी में पैलियो का मतलब ही है जो मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक पीरियड है ना, हिस्ट्री से भी पहले का, मतलब एंशियंट जो प्लांट होते हैं ना, एंशियंट प्लांट, प्राचीन पौधे रिमेन्स वगैरह जो मिलते हैं उनकी स्टडी करी जाती है। यानी इनमें से तो कोई नहीं होगा ये, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 252 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है दोस्तों। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी दोस्तों स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी गलत है। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी को एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसमें से आइकोनोग्राफी स्टडी ऑफ इंसेक्ट गलत हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफी दोस्तों बिल्कुल सही है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, या शब्दकोशों का संकलन, ठीक है। तो यानी इसका 252 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांपों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सांप और सर्पेंटोलॉजी है ना, एस से सांप, एस से सर्प, हिंदी में सांप को सर्प कहते हो ना, तो सांपों का अध्ययन सर्प विज्ञान नाम से पता चल जाएगा हिंदी वालों को, पर इंग्लिश वाले सर्पेंटोलॉजी याद रखें, पर ये पूछेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है। सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश, ठीक है। तो दोस्तों कैट फिश जो है ये एक मछली होती है, ठीक है, मछली की प्रजाति है ये। बाकी ये सब इंसेक्ट में आते हैं, फिशेज में नहीं आते, नाम है इनका, पर ये इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। चलिए 255 देख लेते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र से किस चरण में वाणिज्य के तंतु का उत्पाद करते हैं। एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब इनका प्यूपा बन जाता है पूरी तरह से, है ना, प्यूपा की स्टेज पे ये लोग पहुंच जाते हैं, तब ये कॉमर्शियली तंतु के लिए ज़रूरत हो जाए, मतलब कॉमर्शियली यूज़ में तभी आते हैं जब ये प्यूपा स्टेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है दोस्तों। सॉलिड यूरिन एक्सक्रीट कौन करता है इनमें से। तो ये करता है दोस्तों कंगारू चूहा जो होता है, कंगारू रेट, ये सॉलिड यूरिन को एक्सक्रीट करता है, ठीक है, सॉलिड यूरिन को। चलिए गलत कथन का चुनाव करना है 257 में से कौन सा कथन गलत है। कछुए की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर, दिस इज राइट। समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, ये भी ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से तो कोई गलत नहीं होगा। बाकी ये पैरट फिश वगैरह होती हैं जो वैसी होती हैं, वेजिटेरियन ही होती हैं, कोरल वगैरह की रीफ्स को खाती हैं खाली। चलिए 258 देखते हैं। फलीदार पौधे की जड़ की गांठों में मौजूद नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु। दोस्तों ये तो बहुत आसान है, पता होगा आपको ये। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन होता है। सहजीवी होते हैं दोस्तों, सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। कौन सा रिलेशन में होते हैं दोस्तों, राइजोबियम वगैरह पढ़ा होगा हमने ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप में जो पाए जाते हैं। हाँ सिम्बायोटिक रिलेशन पता है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम इनको कुछ दोगे ये तुम्हें कुछ देंगे, ठीक है। जैसे जूजेंथेल और पॉलिप, जूजेंथेल पॉलिप के ऊपर रहते हैं, जूजेंथेल फूड बना के इनको देते हैं, धूप की रोशनी, ये फूड बना के इनको दे देते हैं ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही होता है कि जैसे आप मुझे लाइक और कमेंट दो, मैं आपको वीडियोज़ देता रहूँ, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से किसी चीज़ का आदान प्रदान होना। 259 देख लेते हैं। 259 कह रहा है लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है, इंपॉर्टेंट है ये। लहसुन में क्या होता है जिसके कारण वो इतना महकता रहता है, तो उसमें होता है दोस्तों सल्फर यौगिक, क्या है सल्फर कंपाउंड, ठीक है, उसमें सल्फर होता है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पाद नहीं है दोस्तों, ये बताना है। पौधे के मतलब कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पाद नहीं। तो दोस्तों इसका ये जो है आपका कपास, ठीक है, मलबरी हम कॉटन भी बिल्कुल। अब ये कॉटन दोस्तों तने में थोड़ी होता है, ठीक है, ये तो एक फ्लावर बन जाता है फिर उसको निकाल लिया जाता है। चलिए 261 देख लेते हैं। 261 क्या कह रहे हैं, डैश जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं भैया। डैश वर्क एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड। अब बायोटिक कंपाउंड समझ लो जिसमें जान होती है, अबायोटिक कंपाउंड जिसमें जान नहीं होती, ठीक है। जैसे अब मान लो सूरज की किरण, ये अबायोटिक हो गया। बायोटिक अगर आपको लेना है तो जैसे जीव जंतु वगैरह हो गए, इंसेक्ट हो गए, सब बायोटिक होते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, पैरासाइट, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों जो काम करते हैं वो है आपके प्रोड्यूसर, ठीक है, जो खाना बनाएंगे और अपना फूड बनाएंगे इनसे और इनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मीडिएटर की तरह काम करते हैं। चलिए 262 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षण को
नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ लिविंग सेल्स। तो दोस्तों इसके लिए ऑब्वियसली पता होगा आपको डीएनए, ठीक है, कहते हैं ना डीएनए मैच कराओ। चलो 263 देखते हैं। लेग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या भैया? लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन? तो दोस्तों माफ कीजिएगा, लेग हीमोग्लोबिन आपको पाया जाता है लेग्यूमिनस पौधों की जड़ की गांठ में, ठीक है, लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन। आसान है, लेग लेग ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए 264 पे चलते हैं। अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो डैश में मौजूद होता है दोस्तों। तो अल्फा कैरेटिन किस में मौजूद होता है? अल्फा कैरेटिन मौजूद होता है त्वचा में, ठीक है, स्किन में हमारे अल्फा कैरेटिन होता है, बाकी नाखून बाल इन सब में कैरेटिन होता है, ठीक है। चलिए 265 देखते हैं। 265 क्या कह रहे हैं? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है? विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल? कौन कर सकता है ये दोस्तों? तो ये करता है जाइमेस। कौन करता है? जाइमेस, ठीक है। ग्लूकोज को एथेनॉल में, ग्लूकोज को एथेनॉल में जाइमेस, ऐसे नाम याद रख लो, जाइमेस ग्लूकोज को एथेनॉल। 266 देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला जिसमें पक्षी, हरे पौधे, मछली और मनुष्य शामिल है, ठीक। इस खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन की सांद्रता किसमें अधिकतम होती है दोस्तों? तो ये होती है मनुष्य में सबसे ज़्यादा, ठीक है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा ये होती है। चलिए 267 पे आ जाते हैं। अपरदन के सामान्य चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वॉज गिवन बाय, तो ये शुरू करी गई है WM डेविस द्वारा। किसने? डेविस ने शुरू करी है, डेविस। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है कहाँ से भैया? अंगूरा ऊन, अंगूरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो अंगूरा वूल हमें कहाँ से मिलता है? खरगोश से मिलता है दोस्तों, रैबिट से मिलता है अंगूरा वूल। इंपॉर्टेंट है, जो बालदार बहुत बाल होते हैं ना जिनमें, उनसे मिलता है हमें, खरगोश से, ठीक है। चलिए 269 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स ल्यूमिनियस? भैया बर्तन देखते चमका दे एकदम, तो जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? जिंक ऑक्साइड का। चलिए 270 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है दोस्तों इसमें से, ठीक है, आराम से बता सकते हो आप। एस्कॉर्बिक एसिड नींबू, मौलिक अम्ल सेब, एसिटिक एसिड दही, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। तो दोस्तों ये अभी हम लोग ने ऊपर भी करा था, एसिटिक एसिड दही में नहीं होता, दही में लैक्टिक एसिड होता है, पहली बात। एसिटिक वगैरह आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको जो सिरका वगैरह वहाँ एसिटिक मिल जाएगा, ठीक है। चलो निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं दोस्तों? ठीक है, बेकिंग पाउडर में क्या यूज़ होता है? ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक या बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? टार्टरिक एसिड का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ये बताना है कौन सा विस्फोटक नहीं है, ठीक है। TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्रिटनामिनेट, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये आपका विस्फोटक नहीं है, ये आपका विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। 273 देख लेते हैं भैया। 273 क्या कह रहा है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है, इनमें से सबसे स्वच्छ ईंधन कौन है? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल। क्या ये भी बताने की ज़रूरत है दोस्तों? ये तो आप ही कर लोगे आराम से, पता ही होगा यार, प्राकृतिक गैस, ठीक है। हरियाली योजना किससे संबंधित है दोस्तों? हरियाली योजना फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से या वन प्रबंधन से? तो हरियाली योजना है दोस्तों, नाम आपको लगेगा क्रॉप से रिलेटेड, पर नहीं, ये वाटर मैनेजमेंट की योजना, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट की, छतों पे पानी को स्टोर करो, फिर अपना खेत वेत में उसको यूज़ करो, हरियाली योजना। चलिए 275 पे आते हैं। कह रहे हैं लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, ठीक है, प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर। तो जो सलाइन वाटर में घुलते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। हैलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है दोस्तों? द मोस्ट रिएक्टिव, तो हैलोजन पता है ना आपको, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में दिए हैं, ठीक है, अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में। तो इनमें से सबसे जो रिएक्टिव होता है वो फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होता है इनमें से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 277 पे आते हैं। नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों? इन 11 डाईबैक डिसीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट? तो दोस्तों ये होता है बोरॉन, जब कम हो जाता है ना तो उसकी वजह से हो जाता है नींबू में डाईबैक रोग, ठीक है। डाईबैक रोग बोरॉन की कमी से, डाईबैक रोग बोरॉन की कमी से, ठीक है। 278 कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है हमें दोस्तों? कुनैन, तो दोस्तों कुनैन हमें छाल से मिलता है, जो लकड़ी होती है ना उसकी छाल होती है, तने में खोदते हैं जिसको हम, तो छाल से हमें कुनैन मिलता है। क्या मिलता है? कुनैन, ठीक है। कौन सी बीमारू जीवाणु जनित नहीं है दोस्तों? लिप्रेसी, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस और आपका
ये कौन सा है, गोनोरिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जीवाणु जनित नहीं है, तो पता होगा आपको जॉइंडिस दोस्तों, ये पीलिया जो है हमारे लीवर में इफेक्ट कर देती है ना, तो ये जीवाणु जनित नहीं होती है। बाकी कोढ़, तपेदिक, गोनोरिया ये सब बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। चलिए 280 देखते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कौन करता है दोस्तों, हु एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ सन्स यूवी रेज, तो अभी आपने इन्वायरमेंट में भी इसको पढ़ा होगा, ऑब्वियसली कौन करता है, ओजोन करता है, ठीक है, ओजोन कर लेता है। चलिए ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पोस्टुलेटेड बाय, तो अगर यही ना करते तो आज ग्लेशियर्स वगैरह कैसे पिघल रहे हैं, तो हम कैसे कंट्रोल करते, कैसे कार्बन इमिशन कंट्रोल करते, पता ही नहीं चलता। तो ये करी थी जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जोसेफ फोरियर। 282 पे आ जाते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कब होती भैया, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, तो देखिए आसान चीज़ में एक चीज़ समझिए, जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी, ठीक है, पर्यावरण में क्या होगी, ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जाएगी। CO2 है, मेथेन भी होता तो भी हो जाता, ठीक है, तो CO2, ठीक है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है दोस्तों, 1 नंबर का सवाल है। धूप से अगर आपको बचना है, कौन से कलर का छाता आपने सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए लोगों को देखा होगा, टॉप पे वाइट हो एंड बॉटम में ब्लैक हो, सबसे अच्छा ही रहेगा। पर लोग यूज़ करते हैं क्या, ऊपर काला और इतना गर्म कर देता है। हमेशा लाइट कलर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, हमेशा लाइट कलर करना चाहिए और अंदर काला हो, ताकि उसमें का शोषण ना हो, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए कह रहा अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है दोस्तों, तो इंद्रधनुष के मध्य में हमें दिखता है हरा रंग, कौन सा दिखता है, हरा रंग दिखता है इंद्रधनुष के मध्य में। याद रखना ये सब सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेता है ये। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, कॉनकेव लेंस की भांति, किसकी, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। चलिए जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर काटना, पॉल्यूशन, तो सारे ही कारण है दोस्तों ये, है ना, सारे ही कारण है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है, केवल धान से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मीथेन यहाँ से भी निकलती है और यहाँ से भी निकलती है, दोनों ही हो जाएगा इसका। बाकी आप ये जो खाते हो ना नॉनवेज वगैरह, इसको जब पकाते हैं तो इससे भी बहुत सारी मीथेन गैस निकलती है। तो आप एक तरह से फूड चेन तो बचा रहे हो, पर दूसरी तरह से इन्वायरमेंट का नुकसान बहुत कर रहे हो। चलो निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं दोस्तों, ऑक्टोपस, कछुआ, शाही, गिरगिट, तो दोस्तों ऑक्टोपस में 3 हार्ट होते हैं और दिमाग उसमें 9 होते हैं, हार्ट 3 होते हैं, ठीक है, बाकी इन सब में एक एक हार्ट होता है। चलिए 289 पे आ जाते हैं, 289, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है दोस्तों, ठीक है, अब ये कभी चेक करा क्या कहीं दो हमने, कितना होता है भैया, तो 25 नहीं 25 ग्राम, हाँ ठीक है, 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है दोस्तों सामान्य मानव शरीर में, याद रखिएगा 25 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है, ठीक है, कौन सा युग्म इनमें से सही है, साइनाइड Cn-, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड F-, अरे बाप रे बाप इतना गलत कैसे हो सकता, अमोनिया OH-, फ्लोराइड आयन Cl-, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। साइनाइड Cn- बिल्कुल सही है, ब्रोमाइड B होता है। अमोनिया दोस्तों अगर आपको पता हो अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है ये, ठीक है, फ्लोराइड आयन F होता है, ठीक है, यही गलत है, यानी ये सही हो जाएगा। चलो आसान था ये। 291 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए दोस्तों, ठीक है, कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए, तो तल कोण या प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। फेरम का लैटिन नाम क्या है दोस्तों ये बताना है, फेरन का लैटिन नाम, तो लोहा को बोलते हैं दोस्तों फेरम, फेरम किसको बोलते हैं, लोहे को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फेरम किसको बोलते हैं, लोहे को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, बहुत आसान है, आराम से बता सकते हो, कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्लेशियर्स जल का प्रदूषक थोड़ी हो, तो जल को और बढ़ाएगा, बाकी सिल्ट, आर्सेनिक, क्रोमियम ये सब प्रदूषण। नाइट्रोजन एक डैश तत्व है, नाइट्रोजन इज एन डैश एलिमेंट, कैसा है भैया, टेट्राहेडॉन, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक दोस्तों, बहुत सिंपल है, बचपन में पढ़ा होगा इसको कि भैया नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, यानी डाई एटॉमिक, 2 एटम है उसमें, ठीक है, कार्बन टेट्रा एटॉमिक है, C4 होता है, ठीक है। चलिए 295, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या है, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो पहले तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड नीचे है ना, कहाँ पे आता है नीचे, तो ये ऊपर आके माइनस बनेगा, यानी -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है भैया, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर,
तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका यूज़ सबसे सही है? सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। मलेरिया परिजीवी की खोज किसने की थी दोस्तों? हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट्स? ठीक है, तो ये करी थी अल्फोंस लेवरेन। हाँ ठीक है, अल्फोंस लेवरेन ने। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट की खोज अल्फोंस लेवरेन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को डैश कहा जाता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं भैया? डीएनए, जीन, नाभिक या क्रोमोसोम? बहुत आसान है ये, तो जीन बोलते हैं दोस्तों। द यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड जीन। ठीक है, चलिए डीएनए में उपस्थित शर्करा है भैया, डीएनए, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए तो डीऑक्सीराइबोज। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन, इन्होंने क्या करा है? कौन से घुइयाँ उखाड़ी इन्होंने उखाड़ी भैया आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स। तो ये दोस्तों साइंस के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 200 और हैं, वो मैं आपको और दे दूंगा, 2 पार्ट में इसको दे दे रहा हूँ। ठीक है, 2 में पढ़ लीजिए इसको, एक में ज़्यादा लेंथी होता है, आप लोग पढ़ नहीं पाते, ऐसा मुझे लगता है। पर बताइए कमेंट में कैसा आ गया है।